अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 114 पार्ट ए स्टार्ट कर दिया जी हमने। कोशिश करते हैं कि चीज़ें आज जो हैं वो, ये ऊपर रेवेन्यू लिखा रह गया माजरत, लेकिन आज का ओवरऑल लेक्चर 114 है और मिक्स चीज़ें आज हम करेंगे सारे दोनों वॉल्यूम में से, और देखते हैं चीज़ें कंक्लूड हो भी सकती हैं आज। रीसेंट अटैम्प्ट जो है उसका सलूशन यानी वो आपको मैं सॉल्व करवाऊँगा इस क्लास के अलावा, वो 2-3 दिन के अंदर किसी वक्त मैं प्लान कर लूँगा। ठीक है, चलें जी वॉल्यूम 2 में ही आए, पेज 49 कंसोलिडेशन का। छोटी छोटी बातें हैं, बस ऐसे ही आप लगेगा यार क्या टाइम वेस्ट करने के लिए बुला लिया, बस जैसे भी आपको लगे मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे है नहीं वैसे, जैसा आपको लगे थोड़ी देर में पता लग जाएगा। वैसे आप जी, हमने ये डिविडेंड वाला क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा 12 क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर पेज नंबर एक ही बार सुनना है अब 49, वैसे हैंड आउट आ जाता है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ये मक्खी भी क्लास लेने आई हुई है। अच्छा जी, लिखा हुआ है एस डिक्लेयर्ड या प्रोपोज्ड या अनाउंस्ड डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 28 जून 2016। अब हम क्या अज्यूम करते थे कि सिर्फ डिक्लेयर्ड प्रोपोज अनाउंस लिखा हुआ है तो क्या है, तो इसको क्या समझेंगे, पेड। इसको क्या समझेंगे, पेड। अच्छा, अब लकीर के फ़कीर बन जाएं और हम ये कहें कि अगर डिक्लेयर्ड प्रोपोज अनाउंस आ गया है तो ये लाजमी पेड वाला सिनेरियो है, तो ये बात सही नहीं होगी। ठीक है ना, सवाल के अंदर अगर वो इस तरह से लिख देता है, अगर वो यूँ लिखता है, मतलब एक स्टेटमेंट ऐसे आ सकती है एज डिक्लेयर्ड प्रपोज अनाउंस वगैरह, ठीक है, डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 28 जून 16, बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड बाय पी। एक का ही कर लें। अब लाइन की बैगिंग क्या कहती है, लकीर की फकीरी क्या कहती है कि डिक्लेयर्ड है तो पेड है। अब सवाल क्या कह रहा है एक्सप्रेसली, ये तो सिर्फ ये कहा था ना कि डिक्लेयर्ड प्रपोज या अनाउंस लिखा हो तो इसको पेड अज्यूम करना है। अगर सवाल, यार सवाल ये कहता था, सवाल बताता था, सवाल पूरी बात बता रहा था। एज डिक्लेयर डिविडेंड बिफोर ईयर एंड, दोनों ने रिकॉर्ड नहीं किया। एज डिक्लेयर डिविडेंड जो कि करेक्टली रिकॉर्ड हो गया। एज डिक्लेयर डिविडेंड पी ने रिकॉर्ड किया, एस ने नहीं किया। एज डिक्लेयर डिविडेंड एस ने रिकॉर्ड किया, पी ने नहीं किया। ठीक है, या एस पेड डिविडेंड। अब सिर्फ डिक्लेयर्ड या पेड सवालों में हमने क्या जो रूल बनाया हुआ है कि सिर्फ डिक्लेयर्ड या पेड लिखा हो तो क्या अज्यूम करते हैं, डिक्लेयर्ड या अनाउंस लिखा हो तो क्या अज्यूम करते हैं, पेड है। ठीक है, तो पेड है तो फिर रिकॉर्डेड है, अकाउंटेंट पे में पेड की एंट्री भूलता। अब सवाल क्या कह रहा है कि एक ने रिकॉर्ड नहीं किया, एक ने डिक्लेयर किया है, दूसरे ने रिकॉर्ड नहीं किया। अब क्या करें, अगर पे हुआ होता तो क्या पेरेंट पी भूलता? तो ऐसी सूरत के अंदर आपने अज्यूम कर लेना है इसको अनपेड, अज्यूम करना है अनपेड। में भी इस तरह की कोई बात आ जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। ठीक है, सिर्फ डिक्लेयर्ड अनाउंस लिखा हुआ है तो वही बात है जैसे हम जितने सवालों में देखा हमने यही किया था। लेकिन एक बात है वैसी ज़हन के अंदर आई कि अगर वो लिखता है एज डिक्लेयर डिविडेंड और पी हैज़ नॉट रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब पे नहीं हुआ तो वो रिकॉर्ड करना भूल गया ना। तो अगर अजम्पशन लेनी है तो फिर क्या अजम्पशन लेंगे कि ये अनपेड है। डन जी। अच्छा, ऐसे साथ साथ देखते जाएं, हम इसको टिक करते जाएं। ये इतनी छोटी छोटी बातें, आपको लग रहा है कि ये पता नहीं क्या है, अभी इसमें और चीज़ें मैं ऐड करूंगा वो ब्रेक्स के अंदर। ठीक है ना, जो थोड़ा बहुत कोई I-37 का कोई सवाल रहता है कोई, और ये मैंने एंड पे लिखा हुआ है MCQs ऑफ IFRS 15 और फाइनल अकाउंट्स। इसको मैं बिल्कुल एंड पे अलग से रिकॉर्डिंग कर दूंगा, किसी ने लेनी हो रिकॉर्डिंग ले लेंगे, नहीं लेनी होगी तो घर चले जाएंगे, घर जाके ले लेंगे, मुझे उससे कोई मसला नहीं। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि ये जो बातें हैं, ये बातें इंशाल्लाह हम पहले कोई 2 घंटे के अंदर कर लें। छोटी छोटी बातें अभी आप देखेंगे, छोटी छोटी बातें। ठीक है, जैसे अब ये बात आपने देखी थी,
आ जाए जी पे वॉल्यूम 1 ओपन। अच्छा अब ये थोड़ा सा माजरत, कभी वॉल्यूम 1 कभी वॉल्यूम 2, असल में जब बस चलते चलते ये बात लिख ली ना, अब आगे चलते चलते फिर ये मैंने फिर वो नहीं, टाइम इतना नहीं था कि मैं उसको फिर पकड़ के जनाब IS-21 में लिखता, आ गया IS-21 फिर आ गया, बस फिर आ गया, ठीक है। इसी तरह से IFRS 9 इधर आ रहा है फिर आ गया, तो वो आप लोग बस वो ओपन करते रहना। हैंड आउट इसीलिए बन गया, इसके ऊपर लिखा हुआ होगा, ठीक है। और ये कोई एज सच कोई लेक्चर भी नहीं है कि जो घर बैठ के आपने कल को पढ़ना होगा। ये तो चीज़ें जो हैं वो आपके ऊपर नोट हो जाएंगी किताब के, जो आपने जो आपकी जो दिमाग के अंदर उसका का नॉलेज का हिस्सा बन जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए मेहरबानी करनी ज़रा माजरत के साथ थोड़ा मुंह फेर लें जी। डिविडेंड वाला ये लो, नीचे पेज नंबर भी आ रहा है ताकि आप इसी पेज नंबर पे जाके लिख लें। अच्छा जी, अब वॉल्यूम 1 में आए हैं हम और पेज नंबर आपने IS-21 में ओपन करना है। टेबल एक गिवन था, याद होगा आपको, उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी रह गई थी एक बार, उस वक्त हमने सारी चीज़ें पढ़ी नहीं हुई थी। पेज नंबर क्या लिखा हुआ हैंड आउट पे? 460, इस पे लिखा ही नहीं पेज। जी बिल्कुल ये वाला, तो ऑन पेज 465, ठीक है जी। अच्छा जी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की डिस्कशन थी इसके अंदर, जिसमें हमने कहा था कि मॉनेटरी आइटम्स मनी रिसीवेबल या पेएबल होता है, जिसमें डेटर रिसीवेबल हो, क्रेडिटर हो, एक्रूवल्स हो, लोन रिसीवेबल, पेएबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, पेएबल, कैश डिविडेंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज़। उस वक्त हमने कहा था लाइक लोन। अब हमें पता है अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, तो ये शेयर वाली इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज़, अगर आपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो ये भी मनी रिसीवेबल लाइक लोन ही होता है ना, ठीक है। ये भी मनी रिसीवेबल है, इंटरेस्ट भी रिसीव होता है इसके ऊपर और अमाउंट्स भी पक्की डेट्स के ऊपर जो है वो रिसीव हो रही होती हैं। तो ये भी क्या है, इन्वेस्टमेंट इन डेट क्या है, मॉनेटरी आइटम। लो जी नस गया जैसे। अच्छा उसके बाद ये उस वक्त हमने पेंडिंग किया था, जिन के साथ लिखा हुआ है ना, ये उस वक्त पेंडिंग किए थे हमने बाय द वे। लीज रिसीवेबल, लीज लाइबिलिटी, एडवांस अगर कैश में वापस आना है तो, करंट टैक्स लाइबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब आपको पता है असल में डेफर्ड टैक्स क्या होता है, डेफर करके गवर्नमेंट को टैक्स कैश में ही देना होता है। हाँ, इस अकाउंट की नेचर ऐसी होती है कि इसकी एडजस्टमेंट हो रही होती है रिवर्सल के ज़रिए, कभी रिकॉर्ड हो रहा है कभी रिवर्स हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली दूसरी तरफ पेमेंट हो रही होती है। तो बहरहाल इतनी सी बात याद रखेंगे हम कि डेफर्ड टैक्स भी गवर्नमेंट को डेफर करके टैक्स देना होता है या फिर बचत हो रही होती है, ठीक है ना। ये डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी भी क्या है, मॉनेटरी एसेट, मॉनेटरी आइटम। फिर प्रोविजंस हैं जो कि कैश में पे करनी है, कुछ प्रोविजंस होती हैं जो वैसे एडजस्ट हो रही हो, नहीं कैश वाली जो प्रोविजन है, क्योंकि क्या है मनी रिसीवेबल या मनी पेएबल, और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ग्रेचुइटी वगैरह, ये सब क्या है, ये मॉनेटरी आइटम्स हैं, ठीक है। और नॉन मॉनेटरी आइटम्स में पीपीई या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो वो क्या कहता है, IFRS 9 इसको कहता है, IS-21 भी इसको क्या कहता है जी, ये नॉन मॉनेटरी आइटम है, ठीक है। इसको बेच कर तो कैश आ सकता है, लेकिन ये पड़े लाजमी नहीं कि कैश आ रहा हो, ठीक है, सही है ना। जैसे पीपीई है, फ़ायदे की चीज़ तो वो भी है। फिर बायोलॉजिकल एसेट है, राइट ऑफ यूज़ है, इन्वेंट्री है, एडवांस पेड फॉर गुड्स, अगर गुड्स ने आना है, एडवांस दिया कैश नहीं आना, गुड्स ने आना है, तो ये क्या है, नॉन मॉनेटरी। अच्छा, एडवांस रिसीव फॉर गुड्स, या पे लाइबिलिटी बन जाती है। प्री पेमेंट्स हैं, प्रोविजंस हैं जो कि सेटल नहीं होनी कैश में, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट और इक्विटी अपीयरिंग इन, यानी कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर अपीयर होने वाली इक्विटी जो है वो क्या है, नॉन मॉनेटरी। असल में तो मैं इधर इसलिए लाया हूँ कि मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाह रहा था। IFRS 9 भी पढ़ लिया ना वहाँ पे, और यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो रही होती, तो 2-3 एग्जाम्पल असल में करवानी थी। चलो मैंने कहा साथ में ये जो छोड़े थे ये भी अब आपको पता है कि ये मॉनेटरी हैं या नहीं है, उस वक्त नहीं पता था, ठीक है। असल में तो आपको मैं इधर लाया था इस सफ़े इसलिए कि मिसाल के तौर पर डेटर है, तो IS-21 क्या कहता है जी इसके बारे में कि डेटर क्या है, बोलो डेटर क्या है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। आखिरी क्लास में ऐसी बातें ना करो। डेटर क्या है, मॉनेटरी आइटम अकॉर्डिंग टू IS-21।
अच्छा, IFRS 9 के मुताबिक क्या है, ये फाइनेंशियल एसेट है या नहीं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, इक्विटी है? नहीं, उधर वाली बात याद आ रही है IFRS 9 वाली, उसमें तीन ही चीज़ें थी, या कोई चीज़ फाइनेंशियल एसेट है, या फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, या वो इक्विटी है। ठीक है, अब फाइनेंशियल एसेट के अंदर सबसे पहली जो है वो शायद सबसे पहला एसेट ही यही था, लाइबिलिटी में क्रेडिटर और एसेट में अगर कहते हो तो मैं IFRS 9 ओपन करके दिखाऊंगा, वैसे अभी दिखाऊंगा, अभी IFRS 9 पे भी जाना है। ठीक है, तो ये क्या है जी, फाइनेंशियल एसेट है IFRS 9 के तहत। ऐसी दो तीन बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, अभी देखा हमने, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स जो है तो IAS 21 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बोलो? मॉनिटरी। ये देखो अभी तो पढ़ा है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज़, लोन की तरह से है, ये भी लोन पेएबल है, बोलो? लोन पेएबल या रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट की हुई है तो लोन रिसीवेबल, और अगर इशू की हुई है तो लोन पेएबल। ठीक है, तो ये लोन की तरह से है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर जो है वो क्या है, मॉनिटरी आइटम IAS 21 के कॉन्टेक्स्ट में। और इन्वेस्टमेंट डिबेंचर IFRS 9 क्या कहता है इसको, ये फाइनेंशियल एसेट है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स IAS 21 क्या कहता है, ये मॉनिटरी है नॉन मॉनिटरी है, नॉन मॉनिटरी है, ये क्या है, नॉन मॉनिटरी। और इसको इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को IFRS 9 क्या कहता था, फाइनेंशियल एसेट। थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, शेयर कैपिटल, जो हमने शेयर्स इशू किए हैं, हमने जो शेयर्स इशू किए हैं, इक्विटी आइटम्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, हमने जो शेयर्स इशू किए हैं, तो शेयर कैपिटल जो है वो IAS 21 उसे क्या कहता है, ये नॉन मॉनिटरी। ठीक है जी, और IFRS 9 इसे क्या कहता है, वो कहता है ना ये फाइनेंशियल एसेट है, ना ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, बल्कि ये तो इक्विटी है, शेयर्स इशू किए हैं। ठीक है, शेयर्स इशूड लिख देता हूँ, शेयर्स इशूड। ठीक है, ये थोड़ी सी ज़रा बातें मैंने करनी थी, यहाँ पर नोट फरमा लीजिए। ऐसे अंडरस्टैंडिंग की बात थी, करना नोट तो कर। चलें आगे, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी का पेज हो गया। पिक्चर लेनी थी किसी ने, नोट कर रहे, कर लें कर। किधर गए सारे? वो तो एहतियातन मैंने कहा, वो नहीं, उससे कम ही होगा इंशाल्लाह। मैंने इसलिए बुकिंग कर ली ना कि बाद में फिर टू टाँ करते रहते हैं। मौत पे तैयार किया, अल्लाह करेगा बुखार से ही काम चल जाएगा। जी बेटा, एग्जाम्पल है इन नोट्स के 4th पेज पर, 4th ही है कि आगे निकल गया उस वक्त तो 2 3, अच्छा नहीं वो पीछे आ गया, पेज नंबर 3 है, फिलहाल पेज नंबर 3 है नोट्स का। तो क्योंकि मैंने पहले इधर चीज़ें एक्सटेंड करके पार्ट बी पार्ट सी ऐसे अलग अलग लिखा, तो फिर मैंने कहा एक सफ़े पे ले आते हैं, फिर मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा। तो इसको ये इन नोट्स के पेज नंबर 3 के ऊपर। अच्छा जी, छोटी सी एक एग्जाम्पल है, एक कॉन्सेप्ट है, ये अभी आ जाता है हैंडआउट, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है आपके सामने। ये गुड्स से पहले ज़रा इसको देखें, ये 2 अल्फाज हैं जो टेस्ट हुए तो कभी नहीं, लेकिन होने को क्या क्या नहीं हो सकता। ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड बेसिस, इसको CIF यानी कैरिज इंश्योरेंस एंड फ्रेड बेसिस भी कहते हैं, और एक बेसिस होती है डिलीवरी एट टर्मिनल बेसिस, DDP भी कहते हैं, डिलीवरी ड्यूटी पेड। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ्री ऑन बोर्ड का मतलब ये है कि जब वो
फॉरेन पोर्ट से गुड्स हमारी, ये इंपोर्ट के केस में होता है ना, ये फॉरेन करेंसी का स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब फॉरेन पोर्ट से हमारे तरफ चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं, जैसे ही वहाँ से शिप पर रखी जाती हैं, उससे ऑनवर्ड्स वो हमारी, वो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। हमने रास्ते के जो है वो रिस्क खुद ही लिए हैं। नॉर्मली ये क्या है, ये हमें लोकल पोर्ट पर रिसीव होने तक ये हमारी नहीं बनती। तो रास्ते में ख़राब हो जाए तो मसला हो जाए तो हमारा ज़िम्मा नहीं है। और ये फॉरेन पोर्ट पे ही फ्री ऑन बोर्ड मतलब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है। तो ये आपको वहीं से ही आपकी हो जाती है। अब इन दोनों में चूँकि रिस्क फ्री ऑन बोर्ड में ज़्यादा है, तो नॉर्मली अब ये दो तरह की ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही होंगी, नॉर्मली इसकी परचेज प्राइस में डिफरेंस होता है। ये आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी रिस्क लेंगे तो, और ये थोड़ा सा प्राइस इसकी हाई होगी। बहरहाल फ्री ऑन बोर्ड बेसिस के ऊपर अगर आपकी सेल है, हमने इन मतलब ख़रीदी है, तो ये कब हमारी बन जाएंगी, फॉरेन पोर्ट पर ही। और अगर डिलीवरी या टर्मिनल बेसिस के ऊपर हुई है, परचेज हमने किया, तो ये हमारे पास लोकल पोर्ट पे आकर बनेगी। इसका फ़र्क क्या है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई मेरे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मोबाइल में देख के बताओ ज़रा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मोबाइल में देख के बताओ ना ज़रा, बताओ, देख लेते हैं गूगल करोगे। अच्छा, फॉरेन पोर्ट और लोकल पोर्ट फ़र्क क्या है भाई, आने में टाइम लगता है ना, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट भी तो डिफरेंट है। चलो सवाल पढ़ते हैं। अब ये बात समझ आ गई, बस ये थोड़ा सा याद रखना ऐसे बस हल्का सा, ठीक है। गुड्स ऑफ $50 बॉट ऑन क्रेडिट वर डिस्पैच्ड ऑन 4th March फ्रॉम जर्मनी एंड वर रिसीव्ड ऑन कराची पोर्ट एट 7th March। अब दोनों डेट्स का रेट गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एंट्री करते हैं दोनों सूरतों में। जी बेटा, पहली रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज करो इन अकॉर्डेंस IS-21 अज्यूमिंग फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पर ये परचेज थी। तो मुझे बताओ 4 मार्च को आपकी गुड्स हो गई, इसको इन्वेंट्री कह लें, फिर इन ट्रांजिट कह देंगे, क्या ख्याल है, सही से साफ कर। तो भाई आपने ये इन्वेंट्री आपकी होगी, इन्वेंट्री डेबिट, और इसको उधार पे ख़रीदा है तो अच्छा ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, ठीक है, नहीं तो मैं लिखने लगा था, और क्रेडिटर क्रेडिट। अच्छा जी, अब कितने डॉलर की ये चीज़ें हैं, $50 की, और जिस दिन 4 मार्च को ये हमने ख़रीदी उस दिन $1 कितने का है, 270 रुपये का, ठीक है जी। तो आंसर बताएं, 1350, 13500 और 13500। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये जिस दिन हमें रिसीव होंगी वो दिन कौन सा है, तो 7 मार्च को कोई एंट्री नहीं करेंगे। ईयर एंड पे तो रीमेजरमेंट होती है, वो तो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका फ्री ऑन बोर्ड वाला। और अगर DAT बेसिस है तो डिलीवरी एट टर्मिनल, तो लोकल पोर्ट पर आकर ये चीज़ हमारी बनेगी। अब इधर देखो, 7 मार्च को हम एंट्री पास करेंगे। अच्छा, 7 मार्च को, बल्कि इसको यूँ करें, ठहरें, 4 मार्च को है, 7 मार्च को रिसीव करें, इसको फिर क्या कर दें, गुड्स इन ट्रांजिट कह दें, ये ज़्यादा बेहतर है। ये हमारी गुड्स इन ट्रांजिट में, ठीक है, ये ऐसे कर लें, गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है जी। और 7 मार्च को जब ये रिसीव हो जाएं तो फिर आप कहो जी अब ये हमारी प्रेमिसेस वाली इन्वेंट्री डेबिट, और जो रास्ते में थी वो, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ 13500 को नहीं छेड़ना, वो रीमेजरमेंट रीट्रांसलेशन जो होती थी वो ईयर एंड के ऊपर होती, ठीक है। जबकि बी के अंदर आपकी 4 मार्च पे कोई एंट्री नहीं होनी, नो जर्नल एंट्री। 7 मार्च पे जब ये चीज़ें आएंगी तो उस दिन एंट्री पास होगी इन्वेंट्री। अब ये ट्रांजिट में नहीं है, बस इन्वेंट्री डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ $50 हैं, और 7 मार्च को डॉलर जो है वो 280 का हो गया। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी अब ऐसे ही है, बेसिस एंड डिफरेंट जी। नहीं जी, इसको नोट कर लें,
अगर जो कभी इस तरह का लफ्ज़ आ जाए, IAS 21 सारा आता हो, इस वजह से परेशान ना हो जाए कहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन इन हैंडआउट्स में है, हैंडआउट आपके पास अभी आ जाता है। ठीक है, अच्छा इधर ही था। अच्छा, 2 क्वेश्चंस आपको दिखाने हैं मैंने, थोड़ा अजीब सी बात थी उन क्वेश्चंस के अंदर। एक किया भी था हमने या नहीं भी किया था, तो क्वेश्चन होने वाले हैं, बस उसमें एक छोटा सा मसला था, ठीक है। पास पेपर 11 डिटॉल के नाम से था गालिबन, देखिएगा ज़रा कौन से सफ़े पे मैंने लिखा तो हुआ था यहाँ पे, पेज नंबर नहीं लिखा हुआ, वॉल्यूम 1 वाला क्वेश्चन 12 का नहीं ना लिखा मैंने, पेज बता दो। 140, यार कितना पढ़ते थे आप लोग, कोई ज़माना था, ये नहीं चल रहा आज। 149, कल बच्चों हमने ना रिवाइज किया है इसको, लीज को, ये क्वेश्चन होने वाला है, सिर्फ इसको इसलिए छोड़ दिया था, क्वेश्चन आसान है क्योंकि ये सवाल आपके सामने, सारा सवाल आपने किया हुआ है, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है, ठीक है। कि डीएल जो है उसने एक मशीन लाइफ बॉय से ली है लीज पर, ठीक है। पहली इंस्टॉलमेंट 35 की है और उसके बाद ये यकम जनवरी को पे होगी, हर यकम जनवरी को 10% इंक्रीज़ होती जाएगी। और आईडीसी डेटॉल ने, डीएल ने इनकर की है 5 मिलियन, इंसेंटिव मिला है इसको 2 मिलियन का। ये सारी बातों ने आपने सवाल खुद किया हुआ है, ये कल थोड़ी सी रिवीजन भी हो गई थी हमारी अच्छी, ठीक है। और लाइफ बॉय इनकॉर्पोरेटेड इम्प्लिसिट रेट 11% जो कि नोन नहीं है, इसलिए इंक्रीमेंटल ढूंढा, वो कहीं मिला नहीं तो फिर उन्होंने लिखा हुआ था जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े ये यूज़ कर लेना। ये सारा सवाल याद है। लीज इंसेंटिव पहली इंस्टॉलमेंट में से नेट हो जाएगा, आईडीसी बारों बार जनरल एंट्री में जाएगा, लिखा हुआ भी अभी मिल रहा है आपको, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन 3 साल के एंड पर कितनी एस्टिमेटेड है, 30, आउट ऑफ विच डीएल हैज़ गारंटीड, तो इसमें एक्सपेक्टेड टू बी पेड क्या आया था, 0। ये सारी डिस्कशंस हमने की हुई थी, सवाल हमारा आराम से हो गया था। ये सवाल जो है इसके अंदर लिखा क्या हुआ, यूजिंग इन्फॉर्मेशन गिवन पार्ट ए अबव प्रिपेयर नोट्स फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लाइफ बॉय लीजिंग फॉर द ईयर 31 दिसंबर 20। अब यही सवाल अगर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो कोई मसला नहीं है, यही किराया 35 मिलियन जो इसने पे करना था उधर रिसीव होना है, ठीक है। यहाँ पर तो रेट भी इसका अपना 11% मौजूद है और इंसेंटिव पहली इंस्टॉलमेंट में से माइनस हो जाना है। आईडीसी तो की ही इसने इनकार है, उसकी आईडीसी नहीं बननी थी, मैं ज़रा बता रहा हूँ। और यहाँ पर एस्टिमेटेड जो है वो ये फिगर, ये उसने क्या कहा था हमने कि ये उठाता है एग्रीमेंट वाली, तो ये जीआरवी, उसने जीआरवी लेनी है, एक्सपेक्टेड पेड चेक करें, जीआरवी 20 और बाकी का 10 यूजीआरवी, ये सारे के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, डीएल ऑब्लाइज है डी कमीशनिंग के लिए, ये भी सिर्फ डिटॉल वाले लीज वाले सवाल में कल रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। ये भी लेसर पे नहीं पड़ा। अब लेसर का सवाल तो सिंपल है, क्यों छुड़वा दिया था। लेसर के सवाल के लिए ज़रूरी क्या होता है कि हम टेस्ट लगाएं, ठीक है जी, कि ये लीज कौन सी है, फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। अब 1 बाय 1 शुरू करते हैं। आप अगर इसका सोल्यूशन ओपन कर लेना तो थोड़ा सा ये बेहतर होगा कि एंड में मैं कोई एक आधी वो प्रेजेंट वैल्यू जब पूछूंगा तो वो मुझे बता देंगे, मैं अब नहीं जा रहा उधर, ठीक है। फिर इसका सोल्यूशन सामने रख मुझे फिगर सिर्फ बता दीजिएगा ज़रूरत पड़े तो। पास पेपर 12, ठीक है। सिर्फ इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, 2 सवालों के अंदर ये मसला आया, 2 सवालों में आई कैप के जी सामने। अच्छा, अब क्या पूरे सवाल जो हमने पढ़ा इसमें कहीं लिखा हुआ है कि एसेट मुफ्त में लेसी को मिल जाएगा एंड पे, नहीं। क्या पैसे देकर मिल जाएगा लिखा, उल्टा जीआरवी नजर आ रही है, यूजीआरवी नजर आ रही है, ऐसा ही है। अच्छा, तीसरा सवाल क्या होता था, क्या लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पोर्शन कवर कर रही है, कहीं इकोनॉमिक लाइफ नहीं है। यूजफुल लाइफ बता दो, यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ कहाँ है, लिखा नहीं। वो ये कहा है कि रेजिडुअल वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, वो तो लीज का एंड है।
तो कहीं पे अच्छा उसके बाद रह गया वो टेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है। शायद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट तो मिल जाए, फेयर वैल्यू कहाँ है? सवाल में कहीं फेयर वैल्यू है? ऐसे स्पेशलाइज नेचर का है तो पांचों टेस्ट क्या हो गए? फेल। अब ऑपरेटिंग करेंगे ना, आई के अपने इसको फाइनेंस लीज के साथ सॉल्व। अब जब पूछा गया कि जी ये क्या बात हुई, आपने ऐसे क्यों किया, तो उन्होंने कहा जहाँ पर रेट्स वगैरह दिए होते हैं वहाँ पर ऑपरेटिंग लीज के अंदर क्या काम है रेट का, हमने इसलिए जो है वो फाइनेंस लीज के साथ ही इसको किया हुआ है। अच्छा फिर यहाँ पर रुके नहीं, ये बात समझिएगा, यहाँ पर रुके नहीं। अच्छा इसको आप बेशक कर लीजिएगा, करना इसको किससे है? करना किससे है जी? अभी मैं फिर वो लिखवा भी देता हूँ आपको एज अ देसी रूल, नॉट एज एन IFRS 16 रूल, एज अ देसी रूल कुछ लिखवाऊंगा। लेकिन फिलहाल छोड़ें, फिलहाल ज़रा आएँ वॉल्यूम 2 के अंदर आपके मिसलिनियस टॉपिक्स में एक सवाल है नमल के नाम से, हैगा नहीं हैगा? ये इसको भी अब आप कर सकते हैं, लेकिन मसला इसमें भी यही था। पेज नंबर 756 है वॉल्यूम 2 में, प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम NLL's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब NLL कौन है? लीजिंग लिमिटेड। अब इस पूरे सवाल के अंदर भी सेम टू सेम यही मसला था। ये किसी को तो होमवर्क दिया था आपको? दिया था होमवर्क। अच्छा इस सवाल के अंदर फिर आपने पूछा नहीं कि सर टेस्ट नहीं लग रहे, कि मैंने कह दिया था ऐसे ही कि फाइनेंस लीज से कर देना है। बहरहाल इस सवाल के अंदर सेम टू सेम, आप इसका सोल्यूशन ओपन कर लें अगर कोई ज़रूरत पड़ती है मुझे तो, ठीक है, इसका सोल्यूशन तो करीब ही मिल जाएगा। पढ़ते हैं जल्दी से सवाल को। NLL लीज द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू HL, नॉन कैंसिलेबल लीज टर्म इज 5 years ड्यूरिंग विच एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 60 इज पेएबल इन एरियर, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इतना है। NLL इनकट IDC ऑफ 4 million, लेसर की IDC आ गई। एस्टिमेटेड एज वैल्यू ऑफ प्लांट द एंड ऑफ लीज इज 125 ऑफ विच 90 इज गारंटीड, तो गारंटीड 90 बाकी UGRV। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो परेशान करे आपको। मिक्सचर था इसका थोड़ा सा, ये जो हमने कई दफ़ा पढ़ा था, ठीक है ना, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर था। IAS 12 के बाद मैंने कहा था कि इसको कर लीजिएगा, लेकिन इसको तो बाद में देखेंगे, पहले इसकी बात तो करें। हमने अकाउंटिंग में किया क्या जिसको उल्टाना है? ऑपरेटिंग लीज होगी तो सिर्फ आया कमाया घिसाया, और फाइनेंस लीज होगी तो इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्डेड होगी, ठीक है। अब वो पढ़ाया हुआ आपको लीज के साथ मिक्स करके सारा कुछ, ठीक है ना। अगर वो जो आपको मैंने 3 सवाल नहीं करवाए थे वो अलग से यहीं पर ही थे गालिबन, मैं दिखाता हूँ शायद। ये क्या है? इंटीग्रेटेड टॉपिक्स हैं ये तो। अच्छा मिसलिनियस हो गया। बहरहाल वो जो यार लीज के साथ मिक्स हुआ था, ये नहीं, ये भी नहीं। हाँ आपके पास आ रहे हैं, मुझे नहीं लब रहे। ये रहे, ये क्वेश्चंस हमने किए थे, ठीक है। फाइनेंस लीज विद IAS 12, फाइनेंस लीज विद IAS 12 होमवर्क में किया था आपने, ये मैंने करवाया था। फिर ऑपरेटिंग लीज विद IAS 12, फिर ये लो वैल्यू, तो ये जो रहते थे ये हमने पोर्शंस किए थे। अच्छा अब आप ये पहले 3 सवाल हैं लेसर वाले, ठीक है, लेसर में पहले 3 सवालों के साथ मिला के आप ये वाला सवाल करिएगा, ये नमल लीजिंग वाला। खैर बात ये हो रही थी, करें तो तब जब पता लगे कि कौन सी लीज है, ठीक है, कौन सी लीज है ये पता होगा तो ही हम डिसाइड करेंगे ना कि हमने, क्योंकि ये साथ मिक्स हो गया ना, ठीक है। अब अगली बात 1 by 1 शुरू करते हैं। कहीं पे लिखा हुआ एसेट मुफ्त में लैसी को मिलेगा? बोलो, कहीं पे लिखा पैसे लेकर देगा ये एसेट्स को? नहीं, उल्टा वो क्या कह रहे हैं, PO तो नहीं आ रही, उल्टा क्या आ रही है? GRV। अच्छा चलो ठीक है, क्या लाइफ लीज टर्म जो है वो यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ के 75% के बराबर है ही नहीं। यूजफुल लाइफ गिवन है, वो भी नहीं गिवन। PV ऑफ LP तो निकल आए शायद, रेट गिवन है, लेकिन फेयर वैल्यू गेन नहीं गिवन। ऐसे स्पेशलाइज नेचर का भी नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से इस सवाल के अंदर मसला है, इन दो में ही मसला और कहीं पे नहीं। अब आपने क्या करना है, असल मसला होता है क्या, आप ये नहीं कह सकते हैं कि सारे टेस्ट फेल हो गए हैं। अगर वो यूजफुल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ या यूजफुल लाइफ दे दे तो टेस्ट लग सकता है, वो टेस्ट लग नहीं रहा, फेल कैसे हो गया? या फेयर वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है सवाल में, तो आप ये कह सकते हैं PV ऑफ LP जो है वो पता नहीं लग रहा कि फेयर वैल्यू के सब्सटेंशियली इक्वल है या नहीं। देखो जहां पे मुमकिन होता था कुछ ना कुछ कर लेते थे, PV नहीं निकल सकती थी, हम LP को ही यूज करके फेयर वैल्यू से कंपेयर कर लेते थे, फेयर वैल्यू ही नहीं है।
तो सवाल के अंदर फेयर वैल्यू और मतलब इकोनॉमिक लाइफ के मिस होने की वजह से ये दो टेस्ट, तीसरा और चौथा टेस्ट लग ही नहीं सक रहा। अब क्या करें? अब कोई बच्चा ऑपरेटिंग से भी कर आया होगा, उस सवाल को भी इस सवाल को भी, उसको पास हो जाते हैं बच्चे, ऐसे कर देगा, क्यों नहीं करेगा। थोड़ी सी एम्बिग्युइटी थी इसके अंदर भी, लेकिन अगेन जवाब वही था कि जी, जवाब एक ही था पूछा गया था ना, ठीक है, तो जवाब वही था कि रेट्स वगैरह, रेट्स का क्या काम होता है ऑपरेटिंग लीज के अंदर, तो फाइनेंस लीज से रेट्स की वजह से। तो हम फिर, मैं ये कह रहा हूँ ना कि एक देसी सा रूल बनाकर रख लेते हैं कि अगर सवाल के अंदर 5 टेस्टों से क्लियर ना हो रहा हो कि कौन सी लीज है फाइनेंस से ऑपरेटिंग, तो रेट्स गिवन होंगे तो फाइनेंस लीज यूज कर लेना, रेट ना गिवन हो तो फिर ऑपरेटिंग, ठीक है ना? सही है, लिखो ज़रा, इसके साथ लिख लो या उधर जाके लिख लो, कहीं पे लिख लो, दोनों दूसरी तरफ दूसरा रेफरेंस दे लेना, बस ये 2 ही सवाल हैं, ठीक है। एक लीज में डेटॉल वाला पास पेपर कौन सा, 12 या 14? 12 का पार्ट बी, और इधर से नमल लीजिंग। बेशक ना भी करो सवाल, अपने तो आप रूल पे तौर पे तो लिख लो जी। नहीं, फेयर वैल्यू नहीं निकलेगी उससे। लेकिन जी अगर सवाल में 5 टेस्ट लगाकर, ये इंपॉर्टेंट बात है, एन हो 5 टेस्ट लगाकर काम चल रहा हो और आपको नहीं यार बस ठीक है, रेट दिया हुआ तो चलो ठीक है, 5 टेस्ट लगाकर रेट दिया हो तो भी ऑपरेटिंग हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। तो पहली बात लिखो, अगर 5 टेस्ट लगाकर ना पता चल रहा हो कि लेसर की ऑपरेटिंग ही है या फाइनेंस, 5 टेस्ट लगाकर ये ना पता चल रहा हो कि लेसर की ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस, तो अगर सवाल में रेट गिवन हो तो फाइनेंस लीज से सवाल कर लेना, ठीक है। अगर 5 टेस्ट लगाकर ये ना पता चल रहा हो कि लेसर की फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग, तो अगर रेट गिवन हो तो फाइनेंस लीज से सवाल सॉल्व कर लेना। तो IFRS 16 में पास पेपर 12 लीज का इन वॉल्यूम 1 और क्वेश्चन 3 इन वॉल्यूम 2 पेज शोन फॉर लेसर लीज क्लासिफिकेशन, ये मसला था इन दोनों में, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाएं वापस IFRS 16 पे, थोड़ी सी बात जो चल रही है तो चलने दें, जितनी को इकट्ठी उस वक्त सामने आई बस वही चलेगी, उसके बाद फिर कुछ पता नहीं, कहीं के कहीं चले जाएं। अच्छा जी, शुरू में 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक ये है इंसेप्शन डेट, ये बात हुई थी मुझे लगता है, कभी लगता था नहीं हुई, कभी लगता है हुई है, बस ऐसे ही निकाह रुखसती ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, हुई थी, फिर वो कहीं और पे लिखी हुई होगी, क्योंकि मुझे लगता था कि हुई है और यहाँ पे मैं देखता था तो यहाँ पे ये साफ़ सुथरा सफ़ा है, तो मैं बड़ा परेशान था काफ़ी, फिर मैंने कहा चलो कर ही लेंगे, या हुई होगी तो बच्चे कह देंगे रहने दो। इंसेप्शन डेट असल में ना, मिसाल को यूँ कर लेते होते हैं हम कि कमेंसमेंट डेट क्या है जी, ये हमारे लीज्ड एसेट की रुखसती की डेट होती है, जो एसेट लीज पे दिया है वो रुखसत हो जाएगा, लेसर उस एसेट को रुखसत कर देगा, ठीक है, ये कमेंसमेंट डेट होती है। इस दिन से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, द डेट ऑन विच लेसर मेक्स अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय लेसी। नोट फॉर स्टूडेंट्स क्या है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स ऑन दिस डेट, ठीक है। लेकिन अब ये इंसेप्शन डेट क्या है और फिर इसकी क्या जरूरत है जब कमेंसमेंट डेट अवेलेबल है। हाँ, लीज इज और नॉट इज अ लीज के अंदर ये बात हुई, चलो खैर दोबारा होगी, अब क्या हो सकता है। वो कहते हैं जी इंसेप्शन डेट क्या है, द डेट ऑफ लीज एग्रीमेंट और द डेट ऑफ कमिटमेंट बाय पार्टीज टू प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशन। इसको कहा जाता है ना कि अभी जो है वो बातें तय हो रही हैं, मंगनी जब आपके वालिदैन मिलेंगे, ठीक है, तो बात हो रही होगी, प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस हो रही होंगी, ठीक है जी, कि हमारा बड़ा बेटा है जी, आपकी छोटी बेटी है जी, ये प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कोई डेट शीट तय होगी और उसके बाद फॉर्मली मौलवी साहब किस दिन आएंगे, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट। अब स्टैंडर्ड कहता है, स्टैंडर्ड ये नहीं, कमेंसमेंट तो फिर रुकती है ना, ठीक है, वो तो सीए के बाद होनी है तुम्हारी सॉरी यार, तो सीए, अच्छा, तो अगर
तो अगर सीए कर लोगे तो उसके बाद हो सकता है बीच में ये वाला काम ही हो, डायरेक्ट ही काम हो जाए उधर से, ठीक है, निकाह वाला, ठीक है। अच्छा चलो, अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि इन दोनों में से जो काम पहले हो जाए। अच्छा, नॉर्मली तो मंगनी ही पहले होती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बीच में ये हो ही ना, स्टैंडर्ड सारी दुनिया को सामने रख के डायरेक्ट ही निकाह कुछ लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जो इनमें से अर्लियर हो, ठीक है, वो डेट कहलाती है इंसेप्शन डेट। अबे यार, इंसेप्शन डेट का हमने क्या करना है? इंसेप्शन डेट तो एग्रीमेंट वगैरह साइन होने की डेट है, या उसमें से अर्लियर जिस दिन टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो रही हैं। हमारा तो मकसद अकाउंटेंट्स का किससे है? जिस दिन से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज होगा उस दिन हमारे लिए तो वो रेलेवेंट है। तो फिर ये डेट क्यों पढ़ाई गई है, ये डेफिनेशन क्यों दी हुई है? इसके नीचे भी एक नोट लिखा हुआ है कि ये वो डेट है जिस दिन ये डिसाइड करना है कि ये लीज भी है कि नहीं, लीज और नॉट इज अ लीज। याद है क्या मुसीबत थी वहां पे, ठीक है, फलाना टेस्ट और ढिमकाना टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कंट्रोल टेस्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करके डिसाइड जो करते हैं कि लीज है भी या नहीं, और फिर अगर लीज है तो कौन सी वाली है, लेसी के केस के अंदर नॉर्मल है या शॉर्ट टर्म लो वैल्यू, लेसर के केस में ये फाइनेंस है या ऑपरेटिंग, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं इंसेप्शन डेट। कमेंसमेंट डेट से तो हमने क्या करना होता है, फिर बस हमने जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब इसको, इन दोनों पॉइंट्स को सामने रखते हुए अगले सफ़े पे एग्जाम्पल्स हैं दो, पढ़िए ज़रा जल्दी से, ये रह गई थी, पता नहीं क्यों रह गई थी। लेसर एंड लेसी एग्रीड ऑन प्रिंसिपल टर्म्स ऑफ लीज ऑन 5 जनवरी, हाउएवर कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड। मौलवी साहब कब आए? अब हमने क्या डिसाइड करना है जी? 2 डेट्स हैं, कौन कौन सी? एक इंसेप्शन, दूसरी कमेंसमेंट। तो इंसेप्शन डेट के बारे में क्या कहा जा रहा है जी? इंसेप्शन डेट कौन सी होगी? इज अर्लियर ऑफ 5 जनवरी 2015 और 10 जनवरी 2015। तो 5 जनवरी क्या है जी आपकी इंसेप्शन डेट, ठीक है। इस दिन अब जबान होगी ना अब, ठीक है, तो इस दिन, ठीक है। और उसके बाद फिर कमेंसमेंट डेट क्या है? कमेंसमेंट डेट जो है वो किस दिन जी? जिस दिन एसेट वाज गिवन टू लेसी। तो वो कौन सा दिन है जी? 1 फरवरी 2015। अब बच्चों ये 2 डेट्स रेलेवेंट हैं। इस डेट पे हम अकाउंटिंग शुरू करेंगे, राइट ऑफ यूज डेबिट जिस दिन अवेलेबल फॉर, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज एसेट कर दे। अगली एग्जांपल में एक और मसला आ रहा है, वो कह रहा है जी एसेट तुम्हारे नाम हो गया, निकाह भी हो गया है, लेकिन अभी रुखसती नहीं हो रही, हो जाता है ना, ठीक है। तो बहरहाल 1 फरवरी को आपने राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट करना, ये तो जनरल रूल है। लेकिन ये जनरल रूल कब लगना है? जब आपको एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाता है, लीज एसेट लेसी यूज करना शुरू कर देगा, वो एंट्रीज की डेट है। अब इंसेप्शन डेट क्या बनी? इन दोनों में से अर्लियर, ये 5 जनवरी पर डिसाइड करेंगे कि ये लीज भी है, IFRS 16 में इसको लेके भी आना है या नहीं। फिर अगर लीज है तो कौन सी है? लेसी का केस है तो वो अपने हिसाब लगा रहा होगा, लेसर का केस होगा तो वो अपने हिसाब से देख रहा होगा इसको, ठीक है। तो ये डेट्स हैं, कोई MCQ आ ही सकता है। तो ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इंसेप्शन डेट जो है वो और कमेंसमेंट डेट जो है वो। अब ICAP की एक एग्जांपल है बीच में, ये आदत जद्दी सी। J Limited entered into a contract for lease of a car with K Leasing on January, तो enters into a contract on January. K Leasing Limited agrees to transfer the car in the name of, अच्छा अब ये कह रहा है enters into a contract on this date, तो प्रिंसिपल टर्म्स एंड कंडीशंस फिर इसी दिन ही हुई होंगी, ठीक है। यही क्या है? यही आपकी इंसेप्शन डेट है। आगे वो कहता है K Leasing agrees to transfer car in name of J Limited on 3rd February. However, J Limited would have the right to use the car as at, तो मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट ऑफ यूज जब मिले तो, ठीक है। तो आपकी इंसेप्शन डेट और कमेंसमेंट डेट, इस दिन 18 जनवरी खड़े होकर सोचेंगे कि ये लीज है या नहीं, और लीज है तो कौन सी, और 22 फरवरी को खड़े होकर आप कहेंगे चलो जी एंट्री शुरू करो, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी। मैं लेसी के हिसाब से बोल देता हूँ, लेसर के हिसाब से भी आप बोल सकते हो, जरा लेसी शुरू में पढ़ा था ना इसलिए पहले याद आता है, ठीक है जी। 18 और 22, ठीक है जी। रीड आउट पेज 35 अच्छा पॉइंट 8 भी है, चलो ये भी पढ़ लें। एग्जाम्पल 1 और 2 तो हमने कर ली, ये पॉइंट क्यों रह गया? हाँ जी, लीज पेमेंट्स में क्या क्या शामिल हो सकता है? अच्छा अब लीज पेमेंट है ना, ये लेसर और लेसी दोनों के लिए होती थी, याद नहीं है? लीज पेमेंट
लेसी के केस के अंदर हमने कहा था कि लीज पेमेंट होती है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस पीओ या जीआरवी। पीओ अगर वो रीजनेबल सर्टन है कि वो उसको अच्छा ये भी आज बात बतानी है, अल्लाह करे यहीं पे आ जाए, वरना जहाँ पे मैंने लिखा है आगे जाके कहीं मुझे याद आया, ये भी एक जगह लिखा हुआ है, अगर अभी नजर आ गया तो ही पढ़ा दूंगा। कि कभी कभी ऐसा होता है, वैसे सवाल में पक्का बता रहा है आई कैप, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो कहता है जी आपकी ये 1 लाख रुपए का एसेट होगा और आप इसको 5 रुपए देकर अपने नाम करवा सकते हैं। सवाल में ये नहीं लिखा हुआ कि रीजनेबली सर्टन है कि ये एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल बहरहाल बता रहा है, चलो छोड़ें इसको। इसी तरह से एक्सटेंशन के बारे में भी बात है, करेंगे इंशाल्लाह। एक्सटेंशन वाली है, ये वाली तो खैर को नहीं है। बहरहाल सवाल बता रहा है, अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सवाल ना बताए, बताता है कि रीजनेबली सर्टन है कि एक्सरसाइज करेगा या ऑप्शन या नहीं। बहरहाल पीओ या जीआरवी आ गया। और अगर लेसर के लिए ये फॉर्मूला बन जाए तो डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस यूजीआरवी, बस ये एडिशनल चीज आ जाती है ना यूजीआरवी। लीज पेमेंट तो दोनों केस में सेम है, ठीक है और सही है। तो लीज पेमेंट्स में क्या क्या होता है? पेमेंट्स मेड बाय लेसी टू लेसर, तो लेसी ने पेमेंट की है तो लेसर ने रिसीव की है, इसीलिए लीज पेमेंट दोनों तरफ सेम। रिलेटिंग टू राइट ऑफ यूज एन अंडरलाइंग एसेट ड्यूरिंग लीज टर्म कंप्राइज द फॉलोइंग: फिक्स्ड पेमेंट्स, वेरिएबल लीज पेमेंट्स। अच्छा, फिक्स पेमेंट से कुछ बच्चे समझते हैं कि फिक्स का मतलब ये कि 5 हज़ार करके ही आएगा। मैंने आपको शायद सवालों में बताया भी था, फिक्स का मतलब ये जो स्टार्ट के अंदर आपका डिसाइड हो गया, चाहे वो ये डिसाइड हुआ है कि पहला किराया 5,000 का, दूसरा 4500, तीसरा 4,000, तो ये फिक्स्ड हैं 5,000, 4500, 4,000। वेरिएबल ना कह देना इसको, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, जो तय हो गया। हाँ, वेरिएबल किसे कहते हैं? जब वो उसने कहा था कि जी अगर एसेट अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको जो है वो, या आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इतना किराया अलग से लगेगा। जैसे हमने फोटोकॉपी की मिसाल ली थी कि जी 5,000 तो किराया महीने का हमने फिक्स लेना है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉपीज़ के हिसाब से आपने 2 रुपये फी कॉपी भी देना है किराया। अब ये क्या है? ये वेरिएबल है, जितनी कॉपियाँ बनेगी उतना किराया होगा, ठीक है। एक्साइज ऑप्शन ऑफ एक्साइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन, तो अगर टर्मिनेशन पेनल्टी है तो टर्मिनेट करना चाहता है तो एंड पर वो भी आएगा, ठीक है। और फॉर लेसी अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेएबल बाय लेसी अंडर रेजिडुअल वैल्यूज गारंटी, ठीक है। फॉर लेसर एनी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी प्रोवाइड बाय लेसी रिलेटेड पार्टी और थर्ड पार्टी अनरिलेटेड टू लेसर, जो कि यही वही वाली बातें हैं जो हमने की हुई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़रा यहाँ से पढ़ा नहीं था, इसको भी ज़रा रीड कर लिया। यही चीज़ें लीज पेमेंट में आती थी कि आपने यहाँ पर इसने जीआरवी के अंदर क्या लेना होता है, लेसी से जो पैसे लिए या लेसी के एसोसिएट से जो पैसे लिए या थर्ड पार्टी जो कि अनरिलेटेड है टू लेसर, और जो ये कल ही रिवीजन की है, ऐसे ही है ना। और जो लेसर की रिलेटेड पार्टी होती थी उसको इधर ही डाल देते, किसी ने गारंटी नहीं किया या लेसर के रिश्तेदार ने गारंटी किया तो वो क्या बनता था? यूजीआरवी। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, असल में कल बस ये करा देना था लेकिन रह गया, तो ये पॉइंट भी हो गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखें जी IFRS 15 के बारे में। और नहीं, एक सफ़ा दिखाना है, बड़े काम का सफ़ा है बस, और क्या। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो, कभी दिल करे तो, वैसे तो वो भी ज़रूरत नहीं होती है आपको, आप अपनी तरतीब पे ही चल लेते हैं। 535 नंबर सफ़े पे आए। इस तरह के काम है बस, आज टेंशन तो नहीं है, रिलैक्स होकर कर रहे हैं ये काम, थक भी नहीं रहे आज, है ना। वो फिर बीच में ब्रेक करके थोड़ी सी तैयारी और कर लूँगा ना, इसीलिए तो 5 तक बुलाया आपको भी। आधा पौना घंटा हर पार्ट के बाद आधा पौना घंटा ब्रेक करेंगे, फिर आएंगे फ्रेश होके। क्या ख्याल है? ये भी स्लो चल रहा है, ये देखें जी। अच्छा जी, ये पेज जो है इसके अंदर थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए कि अगर आप मिसाल के तौर पे डिस्काउंटिंग जो है वो करना चाहें, क्रेडिट सेल एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, तो ये सवाल इकट्ठे यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसको टॉपिक वाइज इस तरह से मतलब कॉन्सेप्ट वाइज करना चाहें तो आपको यहाँ से ज़रा आसानी से पीओ सेटिस्फाई ओवर टाइम, ये क्वेश्चन इकट्ठे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये इसलिए थोड़ा सा आपको दिखाना था कि ये भी एक सफ़ा है, ना दिखाओ तो आपको आँख ओझल पहाड़ ओझल रहता है मामला ना। किताब तो कभी खोल के देखी नहीं। अगर कोई बच्चा चाहे इसको तो पास से प्लस किस तरह, और ये थोड़ा सा इससे ये भी अंदाज़ा होता है क्या चीज़ ज़्यादा टेस्ट हुई है, ठीक है, क्या चीज़ थोड़ी सी
कम टेस्ट हुई है। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो जी यहाँ पे जो टेस्ट हुए हैं वो आ गए, लेकिन बाकी कोई एहतियातन ऐसे ये भी लिख दिया अभी टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है इसमें, हाँ पेज 485 पे भी देख लें, ओवरऑल पॉइंट्स वाइल सॉल्विंग। उससे पहले ज़रा ये देखते जाएं, ये क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंट्री विल ओनली हिट रेवेन्यू। मतलब इसका ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है सिर्फ एक सूरत में आ सकता है, नहीं कंडीशनल की वजह से तो आता है, अनकंडीशनल तो रिसीवेबल है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट सिर्फ एक सूरत में आ सकता है, अगर आपने गुड्स डिलीवर की हैं और रेवेन्यू बुक किया है। इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है कि आपका जो है वो गुड्स डिलीवर ना हुई हो कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ जाए। रिसीवेबल तो आ जाता था जब अनकंडीशनल राइट आया, चीज़ें नहीं भी गई तब भी जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट तो करते थे, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा आपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। तो एक छोटा सा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट एंट्री विल ओनली हिट रेवेन्यू, ठीक है जी। गुड डिलीवर होने से पहले हम रिसीवेबल बुक करते हैं उसके अंदर। अगर अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो तो रिसीवेबल बुक करते हैं, और अगर अनकंडीशनल राइट ना हो तो फिर कुछ भी नहीं करते, क्योंकि रेवेन्यू गुड्स डिलीवर करना है क्रेडिट करके फिर सोचना है हाँ जी अनकंडीशनल रिसीवेबल, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट एसेट, ठीक है ना। रेवेन्यू होगा तो अगली बात आएगी, अनकंडीशनल है तो रिसीवेबल, कंडीशनल है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट। रिसीवेबल अगर रेवेन्यू, अगर गुड्स डिलीवर नहीं किए तो फिर इसका कोई तुक नहीं बनता, ये कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। आ जाओ जरा पेज नंबर 485। भजदे ही रहिए, आज भाग दौड़ी है बस। थोड़ा सा ना फ़ायदा हो जाएगा, वैसे तो आप करते भी यही रहें, लेकिन अगर आपको आपका दिल करे कि कोई अप्रोच हमारे सामने हो, तरतीब क्या होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखा करें कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, फिर टाइम बिटवीन रिसीट और कैश डिलीवरी अगर 1 साल से कम है तो फिर डिस्काउंटिंग को इग्नोर करना है, पीओज़ को जो है ना आपने आइडेंटिफाई करना है, और ओवर टाइम या इन टाइम को भी देख रहे होते हैं आप। रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर प्रॉब्लम आती है ना बुलदार भाई, ठीक है, थोड़ा सा उधर होके बैठ जाए, हो जाए थोड़ा सा बैग को इधर कर दो। स्टैंड अलोन प्राइस आर अवेलेबल फॉर ईच पीओ या नहीं, अगर नहीं है तो फिर अगर नॉट गिवन वी विल कैलकुलेट थ्रू कॉस्ट प्लस मार्केट असेसमेंट या रेजिडुअल अप्रोच। ये चीज़ें सिर्फ ध्यान रखनी है जब आप सवाल को पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते ही विच फिगर इन क्वेश्चन आर गिवन एज टोटल, और कौन सी पर यूनिट है, ये बहुत बड़ा मसला आता है बच्चों को, ये ध्यान ही नहीं रखते हैं। नंबर द इवेंट्स मतलब लिस्ट डाउन द इवेंट्स, लिस्ट डाउन द इवेंट्स, ये हम कर रहे हैं सवालों में पिछले कुछ दिनों से ना, जब हम ये आखिरी को 2-3 दिन में चले हैं ना, तो हमारी आदत ये बनी हुई थी कि सवाल पढ़ते हुए हम लिस्ट डाउन करते थे डेट्स में कि इस दिन डिलीवर हो रही हैं गुड्स, इस दिन कैश आ रहा है, तो लिस्ट डाउन कर लें इवेंट सच एज डेट ऑफ कैश रिसीव्ड, गुड्स डिलीवर्ड, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश, ठीक है। इससे हेल्प होगी आपकी जर्नल एंट्रीज में की पासिंग में। और रीड रिक्वायरमेंट केयरफुली कि वो कह क्या रहा है, रेवेन्यू कैलकुलेट करवा रहा है, एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, जर्नल एंट्रीज मांग रहा है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज मांग रहा है। बड़े ध्यान से ये चीज़ें देखने वाली हैं। इस सफ़े को मैंने सिर्फ एक बार दिखाना था, दोबारा देखना हो तो आपका दिल करे बेशक देखें। IAS 12 में आए यार, हमने परसेंटेजेस में रेकन्सिलिएशन नहीं बनाई, ICAP ने भी आज तक मांगी नहीं है, पर एक सॉल्यूशन में बनाई थी, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है पर बनाई हुई, ठीक है। तो आए ज़रा अपनी किताबों के पेज नंबर 418 पे तशरीफ़ ले आए। सॉल्यूशन होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन तो नहीं करवा रहा। आप उधर ना देखें फिलहाल, क्योंकि उधर से मैंने मिटा दिया जो था। ये क्या, अच्छा जी, पेज नंबर 418 पर ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 10 का, इसकी रेकन्सिलिएशन आपके सामने है। सवाल की रेकन्सिलिएशन, आपने कई रेकन्सिलिएशंस बनाई, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब आज तक ICAP ने परसेंटेज में
रेकन्सिलिएशन नहीं मांगी, लेकिन इस सवाल के सलूशन में उसने बना दी थी, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं थी, रिक्वायर्ड तो ये काफ़ी थी। ठीक है, कह भी तो सकता है कभी कि बना दो, मुश्किल नहीं है, बस एक बार करके देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपके सामने क्या आ रहा है जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, टैक्स रेट है, उसके बाद ये कुछ प्लस कुछ माइनस जो आपने रेकन्साइलिंग आइटम्स डाले हुए हैं। ठीक है, अब आपने सबसे पहले ये करना है, ये जो टैक्स ऑन अबव है, ऑन व्हाट, ऑन दिस, बोलो। तो सबसे पहला काम करना है आपने, इसको 152 को डिवाइड करना है 508 से। ठीक है, अच्छा अब यही काम आप करते जाएं हर चीज़ के साथ, 3.6 को, 7 को, और इतना आसान काम है, मुश्किल नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, पता नहीं होगा तो ऐसी खाम खा पर साइन सेम यूज़ कर लेना है। यानी अगर वो आपसे कह भी दे सवाल की रिक्वायरमेंट में कि रेकन्सिलिएशन बनाओ इन परसेंटेज, तो आपने सवाल के ऊपर चेंज नहीं करना कुछ, सवाल पूरा उसी तरतीब से करना है। एंड पे रेकन्सिलिएशन जो जैसी भी बनी है आपकी, चाहे रेकन्साइल हुई है नहीं हुई है, उसी को ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि आपने हर आइटम को पीबीटी के साथ डिवाइड करते जाना और परसेंटेज में आंसर लिखते जाना है। तो शुरू हो जाओ जी। सबसे पहले का आंसर क्या है, ये तो 30 ही होना है, ये तो 30 ही होना है। ये तो असल वही है ना कि इतने हमने जो है वो इतना टैक्स जो है वो इतना टैक्स हमारा बनता है। अच्छा 3.6 डिवाइडेड बाय, ये भी लिख लेता हूँ मैं, 3.6 डिवाइडेड बाय 508, 7 डिवाइडेड बाय 508 और 1.5 डिवाइडेड बाय 508। ये नज़र आ रहा है जी, नज़र आ रहा है सही। अच्छा अब बताओ जी, 3.6 डिवाइड बाय, अच्छा माइनस या प्लस, 0.71%। ठीक है जी, 0.71%। नेक्स्ट 7 के ऊपर 7, ये इसका आंसर माइनस 1.38% माइनस, उसके बाद 0.30, ठीक है, ये प्लस में आ गया। अच्छा प्लस में आ गया, ओके। नेक्स्ट एक टुंडा रह गया, मिटा दो। अच्छा जी अब आंसर बताएं जी, आंसर ये क्या चक्कर है, 28 सारी मुल्क के अंदर 30% रेट चल रहा है और हम जो है वो 28% दिए बैठे हैं, ये क्या मामला है भाई। ओवरऑल जनरल रेट तो 30% ही था, लेकिन हमारी कुछ एग्जाम्प्ट इनकम्स थी या लो रेट इनकम्स थी, जिस वजह से, हाँ मुझे पता है डोनेशन वाला प्लस भी हो रहा है, लेकिन वो कम है ना, दूसरी ज़्यादा। तो मैं ज़्यादा के एतबार से आपको बात बता रहा हूँ कि मुल्क में जनरल रेट 30% था, हमने इफेक्टिवली कितने परसेंट दिया, 28%। उसकी वजह क्या है, हमारी कुछ एग्जाम्प्ट इनकम्स थी या लो रेट वाली इनकम्स थी, जिस वजह से टैक्स जो है वो 30% की बजाय हमें कुछ कम देना पड़ा। समझ आई बात? अच्छा अगर समझ आई है तो 427 पे आओ और जल्दी से एक आप भी कर दो। इसके नीचे सोल्यूशन था ना, मैंने वो छुपा के करवा दिया। ये जी, इसकी जनाब बनाएं रेकन्सिलिएशन। ये गंद पाया होंगे तुसीं हैं, काम कर दें जी बेटा। ये रेकन्सिलिएशन मुझे परसेंटेजेस में बना दें। ज़्यादा आनी चाहिए। जी बच्चों,
अच्छा जी, 17.5 को 500 से डिवाइड करो, 35%। ये तो वही पहले वाली फिगर ही आया करती है। ठीक है जी, अच्छा जी, 35%। उसके बाद 1.2 को डिवाइड करो 50 से, 2.4, बस 2.4, 2.45 को करो 4 पॉइंट पॉजिटिव, उसके बाद 4 को, और फिर 7। बताओ जी, लो सारा जहान 35% दे रहा है और हम 36.5% दे रहे हैं। वजह रही होगी वही, हमारी कोई डिडक्शंस जो है ज़्यादा डिसअलाउ हो गई होंगी। ठीक है, हायर रेट इनकम का तो नॉर्मली होता नहीं है जनरल से, बहरहाल हमारी कोई डिडक्शंस जो हैं वो डिसअलाउ हो गई होंगी ज़्यादा, आपको ये नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसके साथ स्टार लगाएं और लिखें, सवाल में अगर कहे तो बल्कि यूँ लिखे, ठहरे, बल्कि पहले रूल लिखे ना, बनानी कैसे है, लिखे परसेंटेज में रेकन्सिलिएशन बनाने के लिए, परसेंटेज में रेकन्सिलिएशन बनाने के लिए सारी रेकन्साइलिंग आइटम्स को पीबीटी से डिवाइड करें। परसेंटेज में रेकन्सिलिएशन बनाने के लिए सारी रेकन्साइलिंग आइटम्स को पीबीटी से डिवाइड करें और सेम साइन यूज करें, और सेम साइन यूज करें। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अगर पर्चे में ये बनाने का देखो तो हमने ये काम पहले करना है, सिंपल, और उसके बाद फिर ये 10 सेकंड का भी काम नहीं है। ठीक है, तो सारे रेकन्साइलिंग आइटम्स को पीबीटी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और सेम साइन यूज़ करेंगे। अगली बात लिखें भी, ये बनानी कब है, तो लिखें बनानी सिर्फ तब, परसेंटेज में रेकन्सिलिएशन बनाएंगे सिर्फ तब अगर सवाल में कहेगा। परसेंटेज में रेकन्सिलिएशन सिर्फ तब बनाएंगे जब सवाल में कहेगा। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट है टैक्स क्रेडिट का, आपने पढ़ा हुआ है टैक्स के अंदर, पर थोड़ा सा इधर देख लें अगर एक दफ़ा तो बेहतर है। टेस्ट नहीं हुआ अभी तक, ऐसी बस यहाँ भी कर लें एग्जाम्पल के तौर पे कि क्वेश्चन है हमारे पास कि टैक्स क्रेडिट का पता है ना, टैक्स क्रेडिट्स जो होते हैं आपको मतलब कि ये अलाउड है, लेकिन इसके ऊपर ना टैक्स रेट्स लगे होते हैं, ये ज़हन में रखना। ठीक है, ये टैक्स क्रेडिट है, यानी कि मैं मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। टैक्स क्रेडिट है, मिसाल के तौर पे हमारे पास 22 रुपये पड़ा हुआ, ठीक है, इट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, बस जितने साल के लिए भी होता है, हमारे सवाल में हो रहा है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, मैंने सिर्फ इस साल का बताना है। अब करंट टैक्स वाला मामला आपको आता है, क्योंकि करंट टैक्स ये वही है जो आप कैफ 2 में पढ़ के आए हैं। ठीक है, आप इसको लेकर आते हैं चलते चलते इस वर्किंग को, टैक्सेबल इनकम आ जाती है आपके पास। मैं टैक्सेबल प्रॉफिट लिख देता, टैक्सेबल इनकम लिख रहा हूँ ज़रा कि आपके लिए नई चीज़ नहीं है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 60 रुपये, ज़्यादा हो जाएगा यार। अब 60 रुपये टैक्सेबल इनकम है और उसके ऊपर मिसाल के तौर पे 30% टैक्स लगाओ, कितना बनता है? टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, कितना आ गया? 18। ठीक है, अब आपने इसमें से लेस करना है टैक्स क्रेडिट्स, कितना? आपने इसको लेस करने की कोशिश की, पूरा 22 लिख देंगे आप मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे क्या बच गया? 0।
पूरा 22 ही लिख देते थे, मतलब शायद आप ऐसे ही करते हो, मुझे तो नहीं पता। बहरहाल आप 18 भी लिख दें। तो मैं ये चाह रहा हूँ ज़रा कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि देखो भाई, ये तो काम आपको आता है, आपने इस टैक्स क्रेडिट को यूज़ करने की कोशिश की, करंट टैक्स में तो आपने उसको यूज़ कर लिया, आपका 18 का टैक्स बनता था, लेकिन ये क्रेडिट आपको मिला, अब आपका कोई टैक्स नहीं। लेकिन डेफर्ड टैक्स IAS 12 अब शुरू होता है ना, यहाँ पे तो आपका टैक्स ख़त्म हो गया ना, कैफ 2 ख़त्म हो गया, ठीक है। IAS 12 शुरू होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश लाइबिलिटी वाला जो मामला होता है, उसके अंदर आप कहोगे, वो पहले मैंने लिख दिया है कि कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो आप कहोगे यार ये जो इसमें से 4 रुपये का टैक्स क्रेडिट अभी अनयूज्ड पड़ा है कि नहीं अनयूज्ड, तो ये आगे यूज़ हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड जो हो रहा है तो यूज़ हो सकता है ना। तो कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस्ड डिफरेंस और टैक्स, ये कॉलम्स के अंदर जैसे आप पहले अनयूज्ड टैक्स लॉसेस को लेकर आते थे, बिल्कुल उसी तरह से आपने यहाँ पर अनयूज्ड टैक्स क्रेडिट्स को लेकर आना है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये 4 रुपये का क्या होगा, एसेट है, डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा। ये 4 रुपये का डेफर्ड टैक्स, इस पे परसेंटेज नहीं लगानी, ये परसेंटेज पहले से इस पे लगी होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और यार यहाँ 22 लिखो या 18 लिखो, ये हर बंदे की अपनी कैलकुलेशन का तरीका है। मैंने 22 इसलिए लिखा कि देखो 18 था, 22 ही लिखते थे, 22 इसलिए लिखा कि यार ये यूज़ कर लिया मैंने, अब 18 को तो उसने ख़त्म कर दिया, अभी भी कुछ अनयूज पड़ा है, तो वो अनयूज, अब IAS 12 कहता है कि ये डेफर्ड टैक्स बनाओ। लेकिन इस पे हम अनयूज टैक्स लॉस में क्या करते थे, वो टैक्स लॉस होता था तो उसके ऊपर हम टैक्स, उसके ऊपर परसेंटेज लगा के हम एसेट बनाते थे। लेकिन टैक्स क्रेडिट जो होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स रेट्स लग चुके होते हैं, इसलिए अगर टैक्स क्रेडिट आ जाए तो सेम काम वही है, यूज़ करने की कोशिश करेंगे, सारा यूज़ हो जाए अच्छी बात, बच जाए तो उसको डेफर्ड टैक्स में ले जाएंगे, एसेट बनाएंगे। पर इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके ऊपर, यानी कि अगर अनयूज टैक्स लॉस होता था तो वो इनकम में से माइनस करते थे, ये टैक्स क्रेडिट है तो पहले टैक्स निकाल कर फिर उस टैक्स के अमाउंट में से इस क्रेडिट को माइनस करते हैं, इसीलिए यहाँ पर भी हमने इसके ऊपर परसेंटेज नहीं लगाई। ये आई की किताब में एक जगह पर बस एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, कोई सवाल नहीं आया, कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, लेकिन क्या पता लगता है आपको पता होना चाहिए, छोटी सी चीज़ है, वैसे ही खाम का आप टैक्स क्रेडिट और टैक्स लॉस में फ़र्क ना हो तो, ठीक है। अच्छा, नोट कर रहे हैं। जिस वक्त थकना बता देना, नहीं नहीं सही वाली बात कर, ऐसे बस गपशप लग रही है, आज तो कोई हैवी काम अभी हुआ ही नहीं, है भी नहीं कोई इतना खास, जो ना ऐसे बस छान बुरा इकट्ठा किया हुआ है, छोटी छोटी बातें, तसल्ली हो जाएगी ना फिर, चलो बाकी फिर अल्लाह मालिक, अभी क्या हो सकता है, आप 100% कभी भी नहीं कर सकते, अभी भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें किसी में कोई एडजस्टमेंट रही, कोई सवाल रहा होगा, एक हद है ना हर काम करने की, एक हद है। आप कंसोलिडेशन के सवाल हैं, करते करते मर गए, उनमें भी कुछ सवाल एक दो अभी अभी रह गए होंगे, अभी आप अगर 2-3 अटैम्प्ट्स बाद, चलो आप यूँ से आप 3-4 साल बाद आप पढ़ाने आए खड़े हो, तो ये वाले सवाल मौजूद होंगे और इन 3-4 साल के दरमियान में और नए सवाल भी आ चुके होंगे, तो एक हद है ना हर चीज़ की करने की, वही बंदा कर सकता है, तो कर रहे हैं कोशिश, बाकी तो फिर बस ये है कि रुकना नहीं है, जो समझ में आता जाए करते जाने, Tier 2 का पेपर हो जाएगा पास इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक थोड़ा सा मसला आपको शायद इतना नहीं भी आया था, लेकिन शायद आया भी हो, तो पेज 391 और 399 पर 2 पास पेपर के सवाल हैं। आपको याद होगा इसके अंदर टैक्स रेट बदला था और आपने डेफर टैक्स के लेजर के अंदर कभी ओपनिंग कभी क्लोजिंग को छेड़ा था, तो ये एक दो बच्चे सवाल पूछ रहे थे, तो ज़रा इसको भी देख ही लेते हैं। 391 पे पहले तशरीफ़ ले हैं। ये लिखा हुआ भी मिलेगा आपको। ये जनाब आपका सवाल है, इसमें 5-6 में रेट पुराना था, 7 में नया हो गया, ठीक है जी। अब मैं 7 की बात कर रहा हूँ, 7 की, तो असूल अपना पक्का रखना है, ठीक है, असूल पक्का रखना है। 7
साथ में करंट टैक्स के अंदर, साथ में करंट टैक्स के अंदर कौन सा रेट यूज होगा? 30%। मैं 2007 की बात कर रहा हूं। साथ में डेफर टैक्स में क्या रेट यूज होगा? क्लोजिंग डेफर टैक्स क्या होगा? डेफर टैक्स की ऑन में 30% ही होगा। 8 में तो यही रेट ही होना है, 7 रेट हो गया। और रिकॉन्सिलिएशन में क्या रेट यूज होगा? हाँ, रिकॉन्सिलिएशन में वैसे ही असूल क्या बनाया था? डेफर टैक्स को अगले साल के रेट पर बुक करते हैं और रेकन्सिलिएशन में करंट टैक्स वाला रेट आता है। ठीक है। अच्छा, अब ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, तमाम गवाहों और बयानात को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हम डेफर टैक्स का लेजर शक्ल बनाकर उसकी देखते हैं। तो डेफर टैक्स का जो लेजर होता है DTL/A, तो DTL था, ये था DTL कर दें भाई, कह रहे देख लें सोल्यूशन में। हाँ, सोल्यूशन पर नज़र मार लें। लाइबिलिटी है, चलो अच्छी बात। अच्छा, अब देखें बच्चों, ए ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन। अब कैरी डाउन किस पर पड़ा हुआ है? 30% पर। और ब्रॉड डाउन किस पर पड़ा है? 35%। अब हमें मैच करवाना होता है, इस डेफर टैक्स के अंदर भी सेम रेट हो, सेम रेट हो, और रेट वो जो हमारे साल का रेट है। हमारे साल का रेट वो है जो आपका करंट टैक्स में बल्कि यूं कह लें कि आपने इस DTL के लेजर के अंदर, मैंने कहा था रेकन्सिलिएशन वाला रेट, मैंने यूं याद कराया था शायद, है ना? रेकन्सिलिएशन वाला रेट आपने पकड़ा। रेकन्सिलिएशन वाला रेट कौन सा होता है? करंट टैक्स का। डेफर टैक्स तो बुक होता है अगले साल के रेट को देख, अगले साल क्या रेट होगा उस पर बुक होता है। ठीक है, लेकिन हमारा करंट ईयर का टैक्स रेट और रेकन्सिलिएशन में वही यूज होता है, तो इस लेजर के अंदर दोनों रेट्स वही होने चाहिए। अब क्लोजिंग तो 30 पर बुक हो गया। पिछले साल कहीं पर सवाल में ये नहीं लिखा हुआ था कि 6 में खड़े होकर पता था कि 7 के अंदर 30% होना है, इसलिए 6 में 35% पर ही ये जो है वो बुक हुआ था डेफर टैक्स। अब हम क्या करें? अब हमने क्या करना है? अब इस 30 को नहीं, इस 35 को, सॉरी वो अगला सवाल देने में आ गया। इस 35 को 30 पे लाना है, तो 5% आप क्या करोगे? ये जो आपका रेकन्सिलिएशन के अंदर रेट चेंज आता था, रेट चेंज रेकन्सिलिएशन में ये फिगर आ जाती थी, ऐसा ही है। अब बोलो, इसी तरह से एक और सवाल आया था, ये जो मैंने दूसरा लिखा हुआ है 399 पर क्वेश्चन 14, ये भी सवाल किया हुआ हमने। सवाल जी बच्चों, जी बच्चों, इसमें अब जनरल रेट की अगर बात करें तो 0.8 ने आके जुल्म किया। चले छोड़ें, अपनी तरतीब पे रहे। हमारा साल हमारे साल में कौन सा साल है? 2020। तो 2020 की अगर मैं बात करूं तो 2020 के अंदर करंट टैक्स में क्या रेट लगेगा? करंट टैक्स में क्या रेट लगेगा? 35। और रेकन्सिलिएशन में क्या रेट लगेगा? 35। अब डेफर टैक्स का मसला आया था। अब डेफर टैक्स जो होता है वो फ्यूचर के रेट पे लगता है, और इस लाइन ने ये कह दिया था जालिम ने कि फाइनेंस एक्ट इनेक्ट हो गया है दिसंबर में ही। इसका मतलब हमें पता है अगले साल रेट क्या होना है? 30। तो फिर यहां पर डेफर टैक्स ये तो यही वाला लगता था। ठीक है, अब अगर हम अपना डेफर टैक्स, क्या लाइबिलिटी है एसेट है? लाइबिलिटी है इसमें भी। ठीक है, अगर हम डेफर टैक्स लाइबिलिटी का लेजर बनाएं तो ओपनिंग जो है वो 35 पे पड़ा होगा। ओपनिंग 35 पे होगा ना, पिछले साल 35 ही था। ठीक है, और क्लोजिंग हमने फ्यूचर को देखते हुए 30 पर बुक किया है। डेफर टैक्स का रूल ही यही है। ठीक है, अब इधर देखना ज़रा, साल कौन सा है हमारा? 2020। तो 2020 का रेट वो जो रेकन्सिलिएशन को बेस बनाएंगे, ये मैंने सिखाया था आपको। रेकन्सिलिएशन यहां पर लिख लो, रेकन्सिलिएशन को बेस बनाएंगे, रिकन्सिलिएशन को बेस बनाएंगे।
ठीक है जी, ओके। अब रिकंसिलिएशन को बेस बनाओ, हमारा रेट कौन सा है 35। अब मसला क्या है, 35 पर इस लेजर के अंदर हर चीज़ होनी चाहिए। ये क्लोजिंग जालिम अब 30 पे पड़ा है। अब इस क्लोजिंग 30 को 35 बनाना है तो इसी तरफ कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर फिर 5% ऐड हुआ था, और ये वो फिगर है जो इफेक्ट ऑफ, क्या लिखा था ऊपर भी, क्या लिख के आया हूँ, रेट चेंज इफेक्ट, ताकि ऐसे ही आ जाए ना आपको दोनों में, रेट चेंज रेकंसिलिएशन के अंदर जो आता था, ऐसे ही है। इससे हमारी रेकंसिलिएशन आउट हो जाती थी। बाद में फिर हम डेफर्ड टैक्स बैलेंसिंग निकाला करते थे, ठीक है। ये दोनों सवाल इस तरह से कंपैरिजन के अंदर हमने देख लिए। एक छोटा सा मसला ये भी आता था, चलो नहीं भी आता था तो रिवाइज ही हो गया ना, फायदे की चीज़ ही है। मुश्किल पॉइंट था, एक दो बच्चों ने पूछा तो मैंने कहा चलो बता दो सब कोई। चलें आगे, उनकी है भाई पास पेपर 16 में कुछ चीज़ें रहती हैं। ये देखो, ये करवानी है आपको, ये करवानी है आपको, और ये करवानी है आपको, ठीक है। ये 3 करवानी है। वो विद IS 40 वो पता नहीं करवा दिया था गालिबन, ये करवा दिया था, सिर्फ लिखा हुआ है कि इसकी मिक्सिंग है इसके साथ, ठीक है। IS 12 विद IS 40। अच्छा जी, अब 1 बाय 1 मिटाते जाइए तक अगले सवाल कर दे जाइए जी। पढ़ें जी एडजस्टमेंट नंबर 4। हैंड आउट नहीं मिले आपको अभी तक? जरा जरा पूछे, जिंदा भी हैं जिनको हैंड आउट दिए थे जब। ब्रेक करता हूँ, ठहर जाओ, तुम लोगों को ब्रेक करता हूँ, तुम लोगों को। नहीं थक गए हो क्या? अच्छा चलो एक काम करते हैं ना, ये IS 12 करके फिर ब्रेक, IS 12 कर लें, उसके बाद फिर इससे भी छोटे छोटे काम हैं, बहुत इंजॉय करेंगे आप आज की क्लास। वैसे आपस की बात है, पहले ये ना कर लेना चाहिए था जो मैंने मुश्किल काम ब्रेक में भी तैयार भी तो कर लेना कुछ चीज़ें। MCQ ज़रा देख लेता हूँ, उसके बाद मेरा तो दिल था कि ये सारा कर लेते, लेकिन चलो सारा ना सही, थोड़ा बहुत तो सही यूँ कर लें कि अब देखें ना, अब ये होमवर्क है, जैसे ये होमवर्क है, ये सिर्फ बस टिक करना है कि यार ये पढ़ लेना, आपके लिए एक होमवर्क है। स्कोप पैरा, सिर्फ एक पैरा पढ़ना है, एक लाइन पढ़नी है, इस तरह की चीज़ें हैं। ये बताना है आपको कि ये दोनों काम हो सकते हैं। अब ये क्या है, मतलब आपके लिए क्या मतलब मसला हो सकता है ये? तो मैं कहता हूं कि चलने दो फिलहाल, अभी बस आगे काम स्पीड वाला शुरू हो रहा है। सिर्फ ये एक सवाल है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगना है, ठीक है। और अभी आपको 1.5 घंटा हुआ है पढ़ते हुए। कितनी देर हो गई भाई रिकॉर्डिंग शुरू हुई? 1 घंटा 15 मिनट। चले 15 मिनट तो और करें ना, 1.5 घंटा कर लेते हैं उसके बाद फिर, ठीक है। अच्छा जी, PL commissioned a new plant at a cost of 210 million which became operational। अब वैसे मसला कोई नहीं है इस एडजस्टमेंट में आपको, लेकिन चलो ठीक है, पढ़ लिया ना। ऑन यकम जनवरी 2021, ये 31 दिसंबर 21, ठीक है, ऑपरेशनल होगा ये प्लांट। PL is also obliged to incur decommissioning of 40 million at the end of useful life of 8 years। Applicable discount rate is 12%। अगली बात बाद में पढ़ना, डेट, डिस्क्रिप्शन। आमिर भाई बुला लाएं आप, मैं तो बैठा हुआ था, मैं तो उठे ही कोई नहीं, सेम डर के बैठे हो। एसिड प्रोविजन, आज मैं बैठने आया हूँ, मैंने कहा आज आखिरी क्लास बैठ के पढ़ाऊँ। आखिरी तो नहीं है वैसे, अभी वो पास रिसेंट अटेम्प्ट रहती है, उसके अलावा इंशाल्लाह आखिरी, उसके अलावा तो क्या बचे ही कुछ नहीं। अच्छा जी, बस आप हिम्मत करो थोड़ी सी आज, मैं शायद कल ऑफ ही कर दूं, कुछ भी ना करूं, इतना मैं जो है ना वो थोड़ा सा फिर रिलैक्स करूंगा। CMA वाले बैठे हुए हैं, एक दिन शायद मैं ले लूँ CMA, फिर R1 आपको क्या, सारे CMA वाले। यकम जनवरी 2021 भाई, कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 210। अच्छा, उसके बाद हम प्रोविजन निकालते थे, 40 रुपये है, इंटू 1.12 रेज़ टू पावर -8। आंसर बताओ जी, 16.12।
116 ही कर लो यार, बस समझ आनी चाहिए जी। नहीं हुए कॉपी अभी तक, तो प्रिंटर का मसला तो रहने दें आज फिर। टोटल बताओ। 31 दिसंबर 2021 पर डेप्रीसिएशन 226/8 जी 28। और ये आ गई जनाब कैरिंग अमाउंट, तरतीब आपने छेड़ता, कल भी छेड़ी थी, 198। उसके बाद प्रोविजन है 40 इंटू 1.12 रेस टू पार, कल भी थोड़ा छेड़ने लगा था फिर शक्लें नज़र आई थी, 18। और बैलेंस 2 इंटरेस्ट। 31 दिसंबर 2021। जी बच्चों, अब करंट टैक्स में क्या करेंगे और डेफर टैक्स में क्या करेंगे, बताएं जी। करंट टैक्स में क्या करेंगे? हाँ, पहले अकाउंटिंग उल्टा दें, पहले अकाउंटिंग उल्टा दें। अकाउंटेंट्स ने ये अकाउंटिंग वाली डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड की हुई है, रिवर्स कर रहे हैं, और फिर ये अकाउंटेंट्स ने इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड किया हुआ है। तो करंट टैक्स के अंदर हम ऐड कर देंगे अकाउंटिंग वालों की डेप्रीसिएशन और ऐड कर देंगे हम इंटरेस्ट एक्सपेंस। कितना कितना है जी? 28 और 2। और हमें अलाउ करेंगे टैक्स वाले, अब टैक्स डेप्शन के लिए हम जाते हैं थोड़ी देर में, हम लेस कर देंगे ये फिगर। ठीक है भाई, क्या मसला हो गया? अच्छा, उसके बाद डेफर टैक्स की अगर बात करें तो डेफर टैक्स एसेट स्लैश लायबिलिटी एज ऑन वाली वर्किंग में आपका करंट कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, थोड़ा इधर कर लें, बहुत ही गंद कर जाए। डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन जी बच्चों, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस और टैक्स रेट भी बीच में डाल सकते हैं अगर सवाल में डिफरेंस हो थोड़ा सा। ठीक है जी, पीपीई है हमारे पास और प्रोविजन है। प्रोविजन तो सिंपल 18 रुपए की है और टैक्स बेस इसकी 0। मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ लो, चलो कुछ नहीं होता। अंडर टैक्स लॉस डी कमीशनिंग कॉस्ट इज अलाउएबल डिडक्शन ओ एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो एक सवाल के अंदर मैंने कहा था 6, 7, 8 साल बाद जाके एंड में मैंने कहा था ये पैसे जब रिसीव होंगे तब अलाउ होंगे एज अ डिडक्शन। ठीक है, तो प्रोविजन को वो मानते ही नहीं है, वो कह रहे हैं अलाउ करेंगे एज अ डिडक्शन लेकिन जब आप पे करेंगे। वाइल डेप्शन ऑन प्लांट इज अलाउड एट, अब जब वो प्रोविजन को नहीं मान रहे, अगर वो हमारा एसिड कितना है 190, ये एसिड कैसे बना है? ये 16 ऐड करके, प्रोविजन को मानते ही नहीं, इसलिए उनका एसिड कितने पर होगा? 210 पे। तो अगर मैं टैक्स बेस निकालना चाहूँ यहाँ पे ज़रा, ठीक है, तो 210। अब डेप्रीसिएशन, टैक्स डेप्रीसिएशन यहाँ पे निकालें, 210 का 10% कितना? 21। ये 21 यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ पे क्या आ गया? 180। एडजस्टमेंट नंबर, ठीक है जी। अच्छा जी, कौन सी एडजस्टमेंट थी ये? नंबर 4। अच्छा जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें जी, नंबर 5 देखें।
क्या ये सारा आपको दिखाया तो है, ये देख तो रहे हो कैसे पढ़ रहे हैं यार, आपको उससे सफर सामने ही तो इसलिए लग रहा था कि ये सारे में क्या है, सिर्फ मैंने कहा ये सवाल में थोड़ा टाइम लगना है, इसके अलावा कहीं पे हमारी ब्रेक अभी नहीं लगी, ब्रेक फेल हो जाना। ऑन यकम मई 21 PL एक्वायर्ड 5% इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट इन शेयर जो है वो IFRS 9 में फॉल करेगी फॉर 75 मिलियन। इन अक्टूबर 21 डिविडेंड ऑफ 8 मिलियन वॉज रिसीव्ड ऑन इन्वेस्ट। अच्छा डिविडेंड को ना 1 मिनट के लिए छोड़ दें ज़रा, ठीक है, डिविडेंड को 1 मिनट के लिए छोड़ दें, काटना नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ रिसीव्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट मैंने गायब किया, आपने छोड़ देना। एट 31 दिसंबर PL रिकॉर्डेड 15 मिलियन एज गेन फॉर चेंज इन फेयर वैल्यू विच वॉज टेकन टू FVT OCI है, ठीक है। आगे क्या टैक्स वाले कह रहे हैं ये भी अभी थोड़ी देर में देखते हैं। अब सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट इन शेयर जो है वो FVT OCI में कितने की खरीदी थी ये इन्वेस्टमेंट 175। अच्छा उसके बाद ईयर एंड पे इसको किधर लेके जाना है, फेयर वैल्यू पर। PL रिकॉर्डेड गेन, तरतीब यही रख लो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लिखते पहले फेयर वैल्यू होते थे ना एंड पे, ठीक है। तो PL पहले तरतीब वही रख लो जी। PL ने रिकॉर्ड किया गेन कितना, इसको हम लिखते थे फेयर वैल्यू रिजर्व गेन OCI, लेकिन बैलेंसिंग नहीं आज ये पहले लिखा कितना 15, तो ये कितने पर आ गया, ऐसे कर लो बेशक, ठीक है। अब OCI को आउटसाइड P&L कहा जाता है, OCI को इसलिए अगर आपकी FVT OCI वाली इन्वेस्टमेंट है तो करंट टैक्स में आपने कुछ भी नहीं करना, करंट टैक्स पहले लिख लेना था, चलो करंट टैक्स में आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। और डेफर्ड टैक्स के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 90 पे नज़र आ रही है, लेकिन टैक्स वाले जो हैं वो पढ़ लो आगे, अंडर टैक्स लॉ गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल एट टाइम ऑफ सेल, यानी वो कैपिटल गेन को कब लेते हैं जब एक्चुअल में बिकेगी, बिकी तो नहीं है, इसलिए उन्होंने इसको 0 नहीं 75 पर ही रखना, 75 पर ही रखना, ठीक है। और ये 15 का गेन जो है ये OCI में चूंकि पड़ा है तो PBT तक आते आते कुछ हुआ ही नहीं है कि मैं उसको कुछ रिवर्स करूं, क्या PBT तक आते आते ये गेन ऐड हो गया, अगर ये FVTPL होता तो ऐड हो गया होता। लेकिन एक छोटी सी बात आपको पता है वो हुआ करती है OCI वाले किसी भी आइटम के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कितने से 15 से इन्वेस्टमेंट इन शेयर, ये मैं गेन की बात कर रहा हूँ, गेन की बात, ये इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कैश इन्होंने भी कहा, मैं तो गेन की बात कर रहा हूँ कि हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को डेबिट किया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लिखा तो शायद परेशान हो रहे हैं, मैं इन्वेस्टमेंट सिर्फ लिखता हूँ, मतलब वो पहली वाली एंट्री है, वैसे वो पहली वाली एंट्री आपको परेशान कर रही ना, वो नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट डेबिट किया मैंने, गेन आया तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, बोलो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट क्रेडिट और फेयर वैल्यू रिजर्व, जहां पे लिखते थे रीवैल्यूएशन सरप्लस, फेयर वैल्यू रिजर्व OCI वाला, ठीक है। अब यहां पर कितना है जी, अगर कल को गेन आएगा तो गवर्नमेंट को उस पर कुछ टैक्स हमें देना पड़ेगा, टैक्स रेट कितना सवाल 30, तो 35% लगाओ, 5.25 तो बाकी 9.75, ठीक है जी, तो इसको बैलेंसिंग निकाल लें, ओके डन। अब इसके बाद आपके सवाल पे क्या असर पड़ता है, आपका DTL का जो लेजर होता है उस पर ये असर पड़ जाता है कि DTL/A में ये DTL का काउंट क्या हो जाता है, ब्रॉड डाउन होगा, कैरी डाउन होगा, आपके सारे असूल वही होंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे एसेट आया करता था आज इन्वेस्टमेंट आएगी 5.2, इन्वेस्टमेंट डेबिट और DTL। अच्छा अगर मिसाल के तौर पे ये तो गेन था ना, ये तो क्या आया गेन, ये मैंने गेन की एंट्री की है, अगर लॉस की एंट्री करनी पड़ जाए तो क्या होगा,
तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से जी, लेट से कुछ ऐसी अमाउंट बस, ठीक है। और अब लॉस आया है तो फ्यूचर में उस पर टैक्स सेव भी होगा, ठीक है। तो आपका DTL/A ये टैक्स रेट लगाकर डेबिट, और बाकी फिर जाहिर सी बात है लॉस आया तो आपने फेयर वैल्यू रिजर्व को ही OCI के अंदर हिट किया होता है इसके साथ। तो अगर लॉस आ जाए तो ये एंट्री हो जाएगी। ये हमने पहले भी कई बार की, 2-3 बार ये एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। फाइनल अकाउंट में एक दफ़ा कर लिए एडजस्टमेंट, शायद कंसोलिडेशन में एक बार की है, शायद 12-3 बार हम IAS 12 के अंदर कर चुके हैं, 2 से 3 बार ये एडजस्टमेंट। यहीं पर अगर PPE का सरप्लस आ जाए तो एंट्री हो जाएगी, PPE डेबिट, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और ऐसी दिल में आ गई, ये तो था ना इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अगर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स हो, आपको याद है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स भी आपकी फेयर वैल्यू थ्रू OCI हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स जो है उसकी 3 क्लासिफिकेशन हो सकती हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू P&L। अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI इन्वेस्टमेंट डिबेंचर है तो क्या होगा, उस पर गेन आ गया, मिसाल के तौर पर गेन आया तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर डेबिट, वही बात DTL/A क्रेडिट और फेयर वैल्यू रिजर्व OCI। ऐसी तरह बातें मैं करता ही जा रहा हूँ बस, ठीक है। तो मतलब है कि एक काम आपको आता है तो बाकी सारे वैसे ही होते हैं, फर्क थोड़ी होता है। ये एक्स्ट्रा बात है, ठीक है, ये सवाल का हिस्सा नहीं। ये एक एक्स्ट्रा बात, ये 2 अंडे एक्स्ट्रा हैं, सवाल ये। हाँ सॉरी, डिविडेंड की बात रह गई, डिविडेंड रह गया बीच में जी बेटा। डिविडेंड ऑफ 8 मिलियन वाज रिसीव्ड, अब ये तो डिविडेंड इनकम है, ये रिसीव हुई है, अब ये PBT तक आते आते ऐड हुई पड़ी है। अब इसके बारे में क्या कहते हैं टैक्स वाले, अंडर टैक्स लॉस डिविडेंड इनकम इज, ओहो ये असल में मेरे जहन से निकल गया, बात आगे से आगे इधर से इधर से इधर पहुंच गई, ठीक है ना। डिविडेंड जो है ये एग्जाम्प्ट है, अगर एग्जाम्प्ट है तो फिर इस डिविडेंड को क्या कर दो, माइनस कर दोगे, प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो गया ना, तो माइनस जी। लेजर में कभी भी नहीं आता, लेजर में तो कभी भी नहीं आया था डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और वो इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड है सिर्फ, ठीक है ना। ये तो IFRS 9 लग रहा है, इसमें तो आप याद करो पहली क्लास कैंगरू वाला सवाल, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स दोनों तरह से अपनी जगह पर कायम रही थी, डिविडेंड जो है वो बाहर ही गया था सीधा P&L के अंदर। अच्छा, अब आखिरी एडजस्टमेंट वैसे ही है, कहते हो तो करवा देता हूँ। ये इस तरह की एडजस्टमेंट्स होती हैं जो कभी कभार आती हैं, आप कर लें तो अगली बार उस जैसी नहीं आती, फिर कोई और आती हैं। तो ये एक अनथक मेहनत है, और ये पिक्चर तो नहीं लेनी थी किसी ने, ये ज़रूरत तो नहीं है वैसे। ठहर जा यार, फिर सारा इधर ले आता हूँ फिर, वैसे भी अब अगली आखिरी एडजस्टमेंट है, टेंशन नहीं है। लो भैया फिर गए, पता नहीं अब समझ भी लगेगी नहीं कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी क्या है। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, करा दो फिर आखिरी एडजस्टमेंट भी, चलो ये कर लो फिर ऐसे ही। एक और मैंने लिखी हुई है वो रहने देंगे, मतलब एक ऐसे आउट ऑफ ब्लू एक चीज आने वाली फिर है ना, या ब्रेक का टाइम हुआ लोग आ गए। नहीं आज कोई नहीं है, आज वीकडे है, माजरत मैं चाहता हूँ, मारना पाओ आज
आज जाके खा आना कहीं से, ब्रेक लंबी दे दूंगा। मंथ के एंड से मसला नहीं होता, वीक डे से मसला होता है बेटा। तुम्हें ब्रेक है यार, तुम आए हो तो ब्रेक करके, तुम आए ब्रेक करने हो मेरे ख्याल से। आते तुम पिछली गली से बाइक पे। अच्छा बेटा चुप कर जाओ। कर लें अब इसकी बात तो, क्योंकि मैंने लिखी हुई थी। अगली एक और है, वो भी ऐसे चवल सी है, वो भी एक ही है, वो रहने देते हैं, ठीक है। वैसे ही खाम खा आपको परेशान करेगी, सारे काम आपके पक्के पक्के हुए वैसे ही खराब करे आपको, कहेंगे तो वो भी कर लेंगे। ये तो पढ़ लें। एज ऑन 31 दिसंबर 21 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑन अदर आइटम्स अमाउंटेड टू 30। वो सवाल चल रहा था तो कोई एक आइटम के बारे में ये बता दिया, और पिछले साल में वो कितना था। अच्छा अब इसके अंदर माना कि थोड़ा सा मसला है इसके अंदर, मतलब आपको एडजस्टमेंट में, लेकिन जो आसान नंबर नजर आए वो नहीं माफ़ करने, इसको कभी भी माफ़ नहीं करने। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे अदर आइटम्स और अदर आइटम्स। अब ये तो हर बच्चे ने ही नंबर ले लेने हैं। वो क्या कह रहा है जी कि 31 दिसंबर पर 30 रुपए का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ठीक है। और पिछले साल ये कितना था, 39 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। अब ये नंबर तो सारे बच्चों ने ले लिए होने चाहिए ना, सबको ले लेने चाहिए ना। मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं समझ आ रही तो उसमें भी जो नंबर आसान हो वो नहीं छोड़ने, आप वो ले लें। अच्छा अब इसका ना छोटा सा इम्पैक्ट एक हल्का फुल्का सा करंट टैक्स में भी जाता था। सोचो ना ज़रा, सोचो पिछले साल में हम कह रहे थे कि हमने टैक्सेबल डिफरेंस हमने 39 पर फ्यूचर में टैक्स देना है। इस साल के एंड पर क्या कह रहे हैं, अब 30 पर टैक्स देना है। इसका मतलब 9 रुपए पर टैक्स दे दिया होगा, 9 रुपए पर टैक्स। तो ये करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर क्या होना था, ऐड। अगेन चवल सी गल है, इसको तो नोट करो ना, फिर मैं ज़रा दूसरे 2-3 केस बना देता हूँ। ये फिर बंदा जब छेड़ता है ना बात तो फिर ऐसे ही है। पिछले साल हम कह रहे थे 39 रुपए का टैक्स हमने फ्यूचर में देना है, अगले साल के एंड पर कह रहे हैं अब 30 का देना है। तो इसका मतलब 9 रुपए का टैक्स इस साल में दे दिया होगा, तो टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। लेकिन अगेन बड़ी अजीब सी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, अब ये एक ही है पूरे आपके जो है वो किताब के अंदर, एक एडजस्टमेंट है। अब ये करके चले जाओगे, अगली बार फिर ये आनी है, फिर कोई हो जी चवल नवी होनी, उससे ना परेशान हुआ करें। ये सारा सवाल जो है इसी के अंदर ही आपकी, अब जब सब पढ़ लिया है तो इसी के अंदर ही ये एडजस्टमेंट है शेयर्स वाली, आपको कितनी आसान लग रही है, इसी के अंदर ही ये प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग वाली एडजस्टमेंट है। यही आप पहले कर चुके हैं इसके अंदर, इंटेंजिबल वाली और इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इसी सवाल के अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आप कर रहे होते हैं। एक आधी बरकत के लिए ऐसी जरूर आएगी जो पहले कभी नहीं देखी होगी, उससे परेशान नहीं होना। आपके नंबर कितने थे, मैंने मिटा दिए, हाँ 8 और 8 16 नंबर हैं, तो इसमें से आपके 13-14 फिर भी आ जाएंगे। ये गलत करके 15 आ जाएंगे, अगर बाकी सब सही है। इस एक के आधा एक नंबर कट जाएगा। बहरहाल देखो ना, ये भी तो नंबर लिए होंगे, ये भी नंबर ले लिए, ये सिर्फ एक प्लस करना, आधा नंबर कट गया होगा, इसका भी खैर है, ठीक है। अच्छा भाई ये नोट हो गया। अब इसको चेंज करते हैं ज़रा, ठीक है। कोशिश तो मैंने की समझ आ जाए, इससे ज़्यादा आसान है बात है ही ऐसे। अब पिछले साल के एंड पे टैक्सेबल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा डिफरेंस है 39 का डिफरेंस, एक ऐसा डिफरेंस है जिसपे फ्यूचर में हमने 20 के एंड पे खड़े होकर कह रहे हैं कि फ्यूचर में हमने टैक्स देना है। फ्यूचर में टैक्सेबल डिफरेंस है ना, तो फ्यूचर में टैक्स देना है। ये एक पिछले साल के एंड पे कह रहे थे, इस साल के एंड पे कह रहे हैं अभी फ्यूचर में टैक्स देना है। तो इन दोनों के दरमियान पिछले साल के एंड पे 39 पर टैक्स देना था, इस साल के एंड पे कह रहे हैं 30 पे टैक्स देना है। तो ये अदर आइटम्स का, इसका मतलब 9 रुपए का टैक्स फिर इस साल में दिया गया उन्हें। 20 के एंड पे क्या कह रहे हैं, हमने 39 अदर आइटम्स के 39 रुपए पर टैक्स देना है।
और इधर अदर आइटम्स के बारे में 21 में क्या कह रहे हैं कि हमने 30 के ऊपर अभी भी टैक्स देना है, तो इसका मतलब 9 रुपये का टैक्स दे दिया होगा, तो करंट टैक्स के अंदर ये ऐड हुआ। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये अजीब सी बात, अब क्या कर सकते हैं, है ऐसे ही, लॉजिक भी कॉन्सेप्ट भी यही है, लेकिन अब है ऐसे ही है, क्या अजीब सी बात। कई सारे आइटम्स है ना, अब उसने वो आइटम्स की भी डिटेल नहीं दी, वरना बंदा एग्जाम्पल दे के समझा लेता है कि जी ये मिसाल के तौर पे जो है वो लाइबिलिटी थी, इसमें से जैसे ग्रेचुटी पेबल होता है, तो यार इस ग्रेचुटी पेबल में से कुछ पे हो गया तो वो अलाउ हो गया, तो मिसाल के तौर पे ऐसी कोई चीज़ होगी। अब अदर आइटम्स है, कह नहीं सकता कोई, ठीक है। अच्छा, इसको तब्दील करते हैं ज़रा। अगर ये अगर यूं होता, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, इधर खड़े होकर कह रहे हैं कि अगले साल हमें 39 रुपए की, अगले साल का मतलब अगले सालों में हमें डेफर्ड टैक्स मतलब होता है 39 रुपए की डिडक्शन अलाउ होगी, मिलेगी। अगले साल के एंड पे कह रहे हैं अभी भी 30 की मिलेगी, इसका मतलब 9 रुपए की डिडक्शन मिल गई, तो माइनस कर देंगे। अब लेस भी करना पड़ेगा, ऐड उससे ऐड लिखे हुआ है जी लेस, तो ये क्या है, नॉट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, ये एक्स्ट्रा, और ठीक है। बल्कि छुपा ही देते हैं। अब ये दूसरी तरफ भी हो सकता है, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो अजीब सी एडजस्टमेंट थी, अब क्या कर सकते हैं। चलें जी, मेरे दिल में नहीं आ रही है फ़िलहाल, तो मेरे दिल में ये नहीं आ रही है एडजस्टमेंट, इसको छोड़ें, ठीक है। और आ जाएं IS-21 पे। कोई पता नहीं है, ब्रेक के अंदर मैं तो सारी तैयारी करके बुलेट्स भर के आया हुआ था, ये वाली भी मैगज़ीन की एक बुलेट मिस हो जानी है, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं ऐसे लग रहा है मुझे पूरे, ये भी आपकी पूरी किताब में एक ही है, और ये बहुत ही अजीब है असल में। वो जो आप किया करते थे, वैसे बता देता हूँ, जो आप किया करते थे, डिफरेंट टैक्स रेट वाली इनकम होती थी और रिसीवेबल होती थी, तो करंट टैक्स में और डेफर्ड टैक्स में दोनों में आ रही होती थी, तो रेकन्सिलेशन में दोनों आते थे। उसमें भी फिर एक वो आ गया सुपरलेटिव डिग्री, इसके अंदर वो चवल एक छोटी सी है, छोड़ दें उसको, मेरा मशवरा है छोड़ दें। इंडिविजुअली आप क्लास के बाद आके मुझसे समझ सकते हैं, सारे ने आना है तो फिर मैं दस दो, मैं अगले पार्ट में करवा दूंगा। आप इसको रहने दें फ़िलहाल, काटे ना, रहने दें, मैं इसको सोच लेता हूँ। तुमने सवाल किया हुआ है, दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे वो नो, हाँ ज़बानी जब किया हुआ तो ज़बानी मैं भी समझा दूंगा तुम्हें। IS-21 में क्वेश्चन 19 एक बच्चे ने शायद 2-3 दिन पहले पूछा था, 2-3 दिन पहले नहीं, काफ़ी दिन पहले पूछा था। कितनी देर की होगी भाई रिकॉर्डिंग? 1 घंटा ज़्यादा हो गया ना, तो 1 घंटा 30 मिनट में बोलना था। चलो अब ये करके फिर ब्रेक करते हैं, ठीक है। नहीं, ये कोई सवाल ऐसे चुनना सा सवाल है, यकीन करें चुनना सा सवाल है, ठीक है। सिर्फ आप 1 मिनट देख लें बस। पेज 482, ये देखें, ये 20th क्वेश्चन जो है और 19 क्वेश्चन, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये सिर्फ आइडेंटिफाई करें। लोन होगा तीसरे साल के एंड पे रीपे, और यहां पे लिखा हुआ था इंस्टॉलमेंट पे होती रहेंगी जिसमें इंटरेस्ट भी है। तो इन दोनों सवालों के अंदर बस इतना सा फ़र्क है। आपने जो सवाल किए हुए सारे के सारे, गालिबन ऐसा सवाल किया नहीं था इसलिए शायद मसला आ रहा हो। आपने जितने सवाल किए थे उनके अंदर आप लोन अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाते थे, इंस्टॉलमेंट डालते थे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अलग अलग करते थे, ठीक है। ये 19 मैंने करवाना है सिर्फ आपको, ठीक है। इसके अंदर अब क्या है, वो कहता है इंटरसिटी ट्रैवल a company incorporated Pakistan whose functional currency is Pak rupees obtained 3-year loan from International Monetary Bank। अच्छा कोई बात नहीं, ब्रेक के बाद आप आएंगे ना तो मुझे लगेगा आप फ्रेश हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं वो एडजस्टमेंट शायद करवा भी दूँ। अब एक मैंने तैयारी की हुई है तो मेरी तैयारी तो ना ज़ाया करो, ठीक है। अच्छा जी, इन US डॉलर्स
टर्म्स ऑफ लोन आर IMB transferred $2,000 into bank account of ITL on Yakam January 17. Interest rate on loan is 10% payable and per annum payable each year on 31 दिसंबर। इसका मतलब पता है क्या होता है कि हर साल के 31 दिसंबर पर ये पेएबल है। ये नहीं समझ लेना कि हर साल ये पेएबल कंपाउंड होता जाएगा। मतलब ये होता है कि एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि हर साल के एंड पे 10% इंटरेस्ट पे होगा, और अगर कुछ ना कहा हो तो पे होता ही है। ठीक है, एग्रीमेंट फॉलो करने के लिए होते हैं, अबाइड बाय करने के लिए होते हैं। लोन इज रीपेबल एट द एंड ऑफ। अब कुछ भी नहीं करना होता इसके अंदर, बस सिर्फ मसला ये है कि आपकी तरतीब से सवाल हट जाता है तो आपको परेशानी होती है। तो डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। बैलेंस कितना है जी? मैं डॉलर्स में बना रहा हूँ, डॉलर में बनाते थे ना, बाद में फिर हम करते थे चेंज। ठीक है, 2000 रुपये। अब किस दिन ये लोन आया? 1 जनवरी 17, 31 दिसंबर 17 आएगा तो कितना इंटरेस्ट बनता है? 10%। बताओ कितना? 200। ये 200 का 200 ही इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल कुछ नहीं है, बस ये करना। ऐसा लोन आ जाए तो बस ये करना होता है। ठीक है, तो आपने वापस वही 2000 आपके पास बचा। फिर 31 दिसंबर 2018 आया, फिर वही 200 का इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग तो नहीं होनी ना जी, लिखा हुआ है 10% इंटरेस्ट विल बी पेएबल ऑन 31 दिसंबर। हाँ, तो पेएबल मतलब फिर 50 साल का लोन है, उसमें लिखा हो हर साल इंटरेस्ट पेएबल है, तो 50 साल का पेएबल इकट्ठा हो जाएगा। 5 करोड़ का लोन और 50 करोड़ का इंटरेस्ट भी, ऐसे कभी भी नहीं होता। ये एग्रीमेंट में ये कई बार बात बताई गई, फिर बता रहा हूँ, इसीलिए ये सवाल करा रहा हूँ। ये अच्छा सवाल है, बच्चों को ये मसला रहता ही है। बच्चा समझता है ये पेएबल है, मतलब पहले साल के एंड में जो इंटरेस्ट है वो भी पेएबल है, दूसरे साल के एंड में वो भी पेएबल है, तीसरे भाई लोन रीपेबल तीसरे साल के एंड पे है। इंटरेस्ट पेएबल का मतलब होता है, एग्रीमेंट में लाइन लिखी होती है, जब बैठते हैं ना लोन देने वाला लोन लेने वाला बैठते हैं आपस में, बैठ के डिसाइड करते हैं हाँ भाई 3 साल बाद लोन वापस करूंगा। इंटरेस्ट सालाना, तो अब लोन देने वाला कहता है भाई जाहिर सी बात है इंटरेस्ट मैं लूंगा सालाना, जो कि पेएबल होगा एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एट द एंड ऑफ ईच ईयर तो वो पेएबल पे होता है। ये एग्रीमेंट की लाइन होती है असल में। ठीक है ना, वो पेएबल पे होता है, अनलेस कि वो खुद कह दे पेएबल था लेकिन पे नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं होता है। एग्रीमेंट में लिखा हो उसको फॉलो करना ही होता है। ठीक है, तो ये पे होता जा रहा है। ठीक है जी, फिर यही इंस्टॉलमेंट में डाल दो, कोई प्रिंसिपल नहीं, वही 2000। फिर जी 31 दिसंबर 19 पर, हाँ जी 200 का तो इंटरेस्ट बनता था, लेकिन 200 का इंटरेस्ट प्लस 2000 का प्रिंसिपल 2200 वापस जाना। ठीक है, तो इधर आज 2000 का प्रिंसिपल भी आ गया और ये 0। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको बतानी थी और कुछ नहीं। ठीक है, ये वाला सवाल गालिबन मुझे याद नहीं पड़ रहा था, पता नहीं किया था या नहीं किया था। ऐसा सवाल किया था? चले, कोई बच्चे ने सवाल किया था। ठीक है जी, अब ब्रेक करते हैं 10-15 मिनट की, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।